ड्रैगन लॉर्ड के 3 पार्ट आएंगे, बाकी 2 अभी अपलोड कर रहा हूँ, बाकी 1 घंटे का शाम तक आ जाएगा। इसलिए ड्रैगन वैली की कोई उम्मीद नहीं थी। प्रतियोगिता चलती रही और जल्द ही ड्रैगन वैली की चुनौती आए। इस बार फर्क ये था कि ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स के पास जीवन रक्षक टैलिस्मन थे जिससे वे अब पलटवार करने का साहस रखते थे। ड्रैगन वैली के नेता ने एक एम्परर 6-फोल्ड डिसाइपल को चुना जिसने हेवन सेक्ट के एक एम्परर 4 स्टेज डिसाइपल को चुनौती दी और उसे वहीं मार गिराया। इससे हेवन सेक्ट और लोकेश के चेहरे बहुत बिगड़ गए। वे ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स को मारना चाहते थे लेकिन उल्टा ड्रैगन वैली उनके डिसाइपल्स को मार रहा था। आज ड्रैगन वैली सबसे पहले बाहर होगा, लोकेश की ठंडी आवाज गूंजी। लोकेश जरा चुप हो सकते हो, शुरू में तुमने कहा था कि मेरे डिसाइपल्स को मनोरंजन दोगे और उन्हें शिकार बनाओगे। अब ड्रैगन वैली के डिसाइपल ने तुम्हारे डिसाइपल को हटा दिया है। क्या सिर्फ बकवास से मुकाबला करोगे? अपने ही मुंह पर तमाचा मार रहे हो, मुंह में दर्द नहीं हो रहा? शिवम की नाक भान सिकोड़ती आवाज गूंजी। हा हा हा। छी। शिवम के बगल में बैठे अभय, रूपाली और बाकी ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स हंस पड़े। लोकेश के मुंह के कसकर बंध गए, उसकी नसें उभर आईं। जल्द ही पहला दौर खत्म हुआ और दूसरा दौर शुरू हुआ। दूसरे दौर में भी वही हुआ। हेवन सेक्ट, प्रोफाउंड सेक्ट और पॉइजन सेक्ट ने ड्रैगन वैली को निशाना बनाया, लेकिन हर डिसाइपल के पास जेड टैलिस्मन था। कोई भी मारा नहीं गया, सबने अपनी जान बचा ली। दूसरे संप्रदाय के डिसाइपल्स हैरान रह गए। क्या सचमुच ड्रैगन वैली के पास इतने टैलिस्मन हैं? बाहर किसी जगह पर ये टैलिस्मन ज्यादा काम के नहीं होते, क्योंकि 300 मीटर की दूरी तो ताकतवर जल्दी ही तय कर लेते। लेकिन युद्ध मंच पर मामला अलग था। यहाँ 300 मीटर का मतलब था मंच से बाहर निकलना और जान बचाना। इससे हेवन सेक्ट और बाकी 3 बड़े संप्रदाय बहुत लाचार हो गए। लेकिन ड्रैगन वैली ने जब चुनौती दी तो उन्होंने हेवन सेक्ट के एक और डिसाइपल को मार गिराया। हेवन सेक्ट ड्रैगन वैली को नहीं मार पा रहा था, लेकिन ड्रैगन वैली बार बार उन्हें मार रहा था। आगे के दौरों में भी यही हुआ। हर दौर में ड्रैगन वैली 3 डिसाइपल्स खो देता, लेकिन हर बार एक डिसाइपल हेवन सेक्ट का मार गिराता। धीरे धीरे 8 दौर बीत गए। ड्रैगन वैली के 24 डिसाइपल्स बाहर हो चुके थे, सिर्फ 12 बचे थे। लेकिन हेवन सेक्ट के 8 डिसाइपल्स मारे जा चुके थे और ये सब जीनियस स्तर के थे। हेवन सेक्ट के दिल पर चोट लगी। उन्हें वही स्वाद चखना पड़ा जो 3 साल पहले उन्होंने ड्रैगन वैली को चखाया था। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे सिर्फ ड्रैगन वैली को जितनी जल्दी हो सके खत्म करके नुकसान कम कर सकते थे। 9वां दौर शून हेवन सेक्ट का एक जीनियस मंच पर कूदा। उसकी आभा पूरे मंच को हिला गई। एम्परर 6th पीक। हालांकि यह चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग में हेवन सेक्ट के 4 सबसे ताकतवर जीनियस में से नहीं था, लेकिन ये भी उनके उच्चतम स्तर का था। उसकी नज़र ड्रैगन वैली की ओर गई। इस समय ड्रैगन वैली के पास बचे 12 डिसाइपल्स सभी एम्परर 6-फोल्ड स्तर के थे। लड़की नीचे आओ। उसकी आंखें माया पर जा टिकी और उसने ठंडी आवाज में कहा, आखिरकार मेरी बारी आई। माया की आंखें चमक उठी और वह युद्ध मंच पर उतर गई। तेरे पास भी जीवन रक्षक टैलिस्मन होगा। अच्छा है, खुद ही मंच से उतर जा, वरना मैं मजबूर करूंगा। हेवन सेक्ट का जीनियस हल्के से बोला। माया की कल्टिवेशन एम्परर 6-फोल्ड की शुरुआती अवस्था थी। उसकी ऊर्जा और रक्त मजबूत नहीं लग रहे थे। साफ था कि वह साधारण फिजिक की थी। ड्रैगन वैली ने सचमुच एक साधारण फिजिक वाली लड़की को उतार दिया था। क्या उनके पास और कोई नहीं बचा? वीरेंद्र, शिवम, तुम लोगों ने एक साधारण लड़की को मंच पर भेजा। ड्रैगन वैली इतनी गिर गई है कि ठीक ठाक डिसाइपल भी नहीं भेज सकती। लोकेश ने ठंडी हंसी से कहा, मजाक का मौका वो छोड़ता नहीं था। जरा रुको, फिर देखना कहीं फिर से अपने ही मुंह पर तमाचा न मार बैठो। शिवम ने हल्की आवाज में कहा, ओ एम्परर 6-फोल्ड की शुरुआती अवस्था, वो भी साधारण फिजिक। ये लड़की जीवन रक्षक टैलिस्मन के अलावा और कर ही क्या सकती है? लोकेश ने ठंडी हंसी से कहा। शिवम ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधा युद्ध मंच की ओर देखने लगा। मैं जीवन रक्षक टैलिस्मन का इस्तेमाल नहीं करूंगी, युद्ध मंच पर माया ने दृढ़ स्वर में कहा। टैलिस्मन का इस्तेमाल नहीं करोगी? हेवन सेक्ट के जीनियस की आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, क्योंकि तुमसे निपटने के लिए उसकी जरूरत ही नहीं है, माया बोली। ये सुनकर सामने वाला हंस पड़ा। सिर्फ वही नहीं बल्कि हेवन सेक्ट और प्रोफाउंड सेक्ट के कई डिसाइपल्स भी हंसने लगे। एम्परर 6-फोल्ड की शुरुआत में वो भी साधारण स्पिरिट बॉडी और सामने एम्परर 6th पीक का सर्वोच्च स्पिरिट बॉडी। इतना घमंड, टैलिस्मन का इस्तेमाल नहीं करना तो मर जाओ।
हेवन सेक्ट का जीनियस ठंडी नजर से बोला। पवित्र प्रकाश फूट पड़ा। उसने एक होली लाइट स्वॉर्ड बुलाया और माया की ओर झपटा। लेकिन उसी समय माया की आंखों में अजीब बदलाव आया। हेवन सेक्ट के डिसाइपल को अचानक ऐसा लगा मानो माया उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई हो। चारों ओर का दृश्य भी बदल गया। क्षण भर में सब कुछ एक पाताल बन गया। असंख्य राक्षस उसकी ओर टूट पड़े। ये कैसे हो सकता है, भागो। हेवन सेक्ट का जीनियस दहाड़ा। उसकी तलवार की ऊर्जा चारों दिशाओं में बिखर गई और उसने राक्षसों को काटना शुरू किया, लेकिन हर बार और राक्षस उसकी ओर दौड़ पड़ते। वह पूरी तरह उनसे लड़ाई में उलझ गया। असल में ये सब सिर्फ एक भ्रम था। मंच पर मौजूद अधिकांश लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने बस यही देखा कि हेवन सेक्ट का जीनियस माया पर हमला करने दौड़ा, लेकिन अचानक बीच रास्ते में रुक गया, फिर बेवजह चीखने और हवा में वार करने लगा। माया वहीं शांत खड़ी थी, जरा भी नहीं हिली। यह नज़ारा देख बाकी लोग दंग रह गए। वो आदमी कर क्या रहा था? ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स भी हक्के बके थे। सिर्फ दो लोग शांत थे, शिवम और अभय। अभय जानता था कि माया को जो विरासत मिली थी उसमें सोल इल्यूजन शामिल था। ब्रदर शिवम, तो आपको पहले से पता था? वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और शिवम की ओर देखा। अब उसे समझ आया कि शिवम क्यों माया को प्रतियोगिता में भेजना चाहता था। हाँ भाई, बस देखते रहो। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वेडू, ये क्या कर रहे हो तुम? हेवन सेक्ट के स्टैंड से लोकेश ने दहाड़ लगाई। उसका चेहरा तमतमा गया था, लेकिन उसकी पुकार बेकार रही। वेडू अब भी हवा में तलवारें चला रहा था और उसके मुंह से लगातार मारो और भागो जैसे शब्द निकल रहे थे। इसी वक्त माया धीरे धीरे कदम बढ़ाती आई। उसकी हथेली में शरद ऋतु जैसी ठंडी तलवार चमकी और वह वेडू की ओर चली। वेडू को मानो माया दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसकी हर तलवार हवा में ही कट रही थी। वेडू, होश में आओ, पीछे हटो। हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स चिल्लाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मानो वेडू उन्हें सुन ही नहीं पा रहा था। माया उसके सामने पहुंची और उसकी तलवार सीधी वेडू के डांटियन में घुस गई। उस पल वेडू की तलवारें रुक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने माया को घूरा, फिर अपने डांशन की ओर देखा जहां से उसकी स्पिरिट शक्ति टूट रही थी। उसके मुंह से खून की धार निकली। झन माया की तलवार कांपी और वेडू उड़ता हुआ दूर गिरा, बिना सांस के। पूरा मैदान खामोश हो गया। माया का हमला इतना विचित्र और रहस्यमय था कि वेडू यूं ही मर गया। शानदार। कुछ ही देर बाद ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स जोरदार उत्साह में चिल्ला उठे। हेवन सेक्ट के लोग गुस्से और शर्म से भर गए। देखा लोकेश, एक साधारण स्पिरिट बॉडी एम्परर सिक्स फोल्ड की शुरुआत में ही तुम्हारे जीनियस को आसानी से मार सकता है। अब बताओ, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा। उसके स्वर में तीखा उपहास था। लोकेश के दांत किटकिटाने लगे। उसकी आंखें पूरी तरह हत्या की इच्छा से भर गईं। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि साधारण स्पिरिट बॉडी सिर्फ टैलिस्मन से जान बचा सकता है। अब वही साधारण लड़की ने उसके जीनियस को मार गिराया था। सीधे सीधे उसका मुंह काला हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि बेवजह बकवास मत करो, वरना मुंह पर तमाचा खुद ही लग जाएगा। अब कैसा लग रहा है? शिवम ने ताना मारा। शिवम, इतना खुश मत हो। चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग अभी खत्म नहीं हुआ। लोकेश ने दांत पीसते हुए कहा। तो देखते रहो। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। माया ने प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया और मंच से लौट आए। फिर प्रोफाउंड सेक्ट और पॉइजन सेक्ट ने ड्रैगन वैली को चुनौती दी। इस बार वे और भी सावधान थे और धीरे धीरे ड्रैगन वैली के डिसाइपल्स को बाहर करते रहे। अब ड्रैगन वैली में सिर्फ 10 लोग बचे। जब ड्रैगन वैली की बारी आई, उन्होंने इस बार हेवन सेक्ट को निशाना नहीं बनाया, बल्कि प्रोफाउंड सेक्ट के डिसाइपल को मार गिराया। 9वां दौर खत्म हुआ और 10वां शुरू हुआ। 10वें दौर से किसी ने भी माया को चुनौती नहीं दी। सब उसे टालने लगे। 2 और दौर बीतने पर और 6 डिसाइपल्स बाहर हो गए। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। ड्रैगन वैली के नेता माया मोहिनी और ब्लैक डियारगोन वैली का एक जीनियस। ड्रैगन वैली की संख्या सबसे कम थी। ये नज़ारा तो 3 साल पहले जैसा लग रहा है। उस वक्त ड्रैगन वैली सबसे कम संख्या में था, लेकिन आखिर में बाजी पलट दी। क्या इस बार भी ड्रैगन वैली वापसी करेगा? लोगों में चर्चा होने लगी। नामुमकिन। 3 साल पहले उनके पास शिवम था। अब दूसरा शिवम कहां से आएगा? माया की विधि रहस्यमय है, लेकिन शीर्ष स्तर के जीनियस से उसका सामना हुआ तो जरूरी नहीं जीत पाए। हाँ, 3 साल पहले जैसी वापसी तभी संभव है अगर कोई शिवम जैसा निकले जो अकेला पहिया युद्ध में सबको हराए, वरना कोई उम्मीद नहीं। इसी बीच अगला दौर शुरू हुआ।
इस बार हेवन सेक्ट ने अपने शीर्ष 4 में से एक को भेजा। उसका नाम था एलिसन, एम्परर सिक्स्थ पीक और सर्वोच्च स्पिरिट बॉडी का धारक। एलिसन की आंखें ड्रैगन वैली के चारों डिसाइपल्स पर घूमी और आखिरकार मोहिनी पर ठहर गईं। तुम आओ लड़ो। इस बार हेवन सेक्ट ने साफ कर दिया कि वे पहिया युद्ध से ड्रैगन वैली को खत्म करेंगे। मोहिनी की कल्टिवेशन और ऑरा बेहद प्रबल थी। अभी तक किसी ने उसे चुनौती नहीं दी थी। मोहिनी की आंखें चमकी और वह मंच पर उतरी। तुम, अच्छा, या फिर चलो बस हल्की चोट तक ही रहे ठीक। मोहिनी ने धीमे और डरपोक स्वर में कहा। ये सुनकर कई लोग अचकचा गए। मोहिनी इतनी ताकतवर दिखती थी लेकिन उसके स्वर में तो चूहे जैसी डरपोकता थी। एलिसन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर ये लड़की इतनी डरपोक है तो चाहे उसका कल्टिवेशन कितना भी ऊंचा हो, इसमें दम क्या होगा। छोटी लड़की, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने का एक मौका दूंगा। भविष्य में मेरे साथ प्रोफाउंड में शामिल हो जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एलिसन ने हल्के स्वर में कहा। इतनी छोटी लड़की पर वह जोर से वार करने में संकोच कर रहा था। नहीं नहीं, मोहिनी का छोटा सिर तुरंत झुनझुने की तरह हिलने लगा और उसने कहा, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मैं ड्रैगन वैली की शिष्या हूं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहती। क्या कई लोग स्तब्ध रह गए। मोहिनी ने इतना कह दिया, इसका मतलब था कि वह एलिसन की जान से डर रही है। कई लोगों ने सिर हिलाते हुए हंसी दबाई। एलिसन इस चैलेंज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन की शीर्ष प्रतिभा थी, जब तक कि वह 3 साल पहले का राक्षस शिवम न हो, अन्यथा कोई भी इस सम्मेलन में एलिसन को मार नहीं सकता था, अधिकतम उसे हरा सकता था। छोटी लड़की, तुम दिखावा करके मुझे बेवकूफ बना रही हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एलिसन क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में ठंडी हत्यारी चमक फूट पड़ी। उसे विश्वास था कि मोहिनी पूरी तरह उसका मजाक उड़ा रही है। और एलिसन की काया चमकी और उसने मोहिनी पर एक हथेली मारी। उसकी हथेली से एक विशाल पीली भूरी बड़ी हथेली निकलकर मोहिनी पर दब गई। एलिसन ने स्काई सेक्ट की पवित्र विधियों का अभ्यास नहीं किया था, बल्कि एक और प्रकार की विद्या सीखी थी। ड्रैगन की गर्जना की आवाज के साथ मोहिनी के शरीर से एक ध्वनि उठी और फिर उसने भी एक हथेली से प्रहार किया। धड़ाम, मोहिनी का छोटा हाथ उस पीली भूरी बड़ी हथेली पर पड़ा। वह हथेली ठंडी हवा से जमी हुई सी लग रही थी और छूते ही टूट गई। ब्रोकन माउंटेन बॉक्सिंग। एलिसन का पहला वार खाली चला, फिर उसके मुक्के लगातार बरसने लगे। पीले पीले मुक्कों की बौछार मानो पहाड़ों की तरह मोहिनी की ओर दब आए। मोहिनी का नन्हा शरीर किसी भी समय डूब सकता था। ड्रैगन वैली के कुछ लोगों का दिल जोर से धड़क उठा। लेकिन इस समय मोहिनी के शरीर से एक रहस्यमयी नदी प्रकट हुई जो भयानक ठंडक फैला रही थी। वह डिवाइन एसेंस की नदी मोहिनी के चारों ओर घूम रही थी। उसकी हथेलियां हवा में घूमी और भयंकर ठंडक फैल गई। वे पर्वत जैसे मुक्के टूटकर बिखर गए। फिर मोहिनी ने कदम बढ़ाया और एलिसन की ओर दौड़ी। उसकी हथेली से वार हुआ और डिवाइन एसेंस की नदी एक डिवाइन एसेंस के ड्रैगन में बदल गई जो उड़ते हुए सब कुछ नष्ट कर रही थी। एलिसन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके मुक्के पागलों की तरह बरस रहे थे, लेकिन जहां जहां वह डिवाइन एसेंस ड्रैगन गुजरता सब हमले ढह जाते। एलिसन भयभीत हो गया और अपने पैरों से जोर लगाया। उसके सामने 18 मोटी पीली दीवारें खड़ी हो गईं ताकि डिवाइन एसेंस ड्रैगन के हमले को रोका जा सके। डिवाइन एसेंस ड्रैगन ने लंबी दहाड़ लगाई और फिर से नदी में बदल गया। वह नदी अचानक विशाल हो गई, बाढ़ की तरह बहकर एलिसन को डुबो गई। समेटो। अगले ही पल मोहिनी ने धीमे स्वर में कहा और डिवाइन एसेंस की नदी को वापस खींच लिया। तब देखा गया कि एलिसन युद्ध मंच पर अकड़ा खड़ा था। उसमें कोई सांस नहीं बची थी। मर गया। एलिसन मर चुका था और मोहिनी ने उसे मार डाला था। धड़ाम। इस समय एलिसन का शरीर बर्फ की तरह टूटकर बिखर गया। पूरे दर्शक स्तब्ध रह गए और मोहिनी की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में गहरा आघात था। ऐसा लगता था कि यह डरपोक और मासूम मोहिनी वास्तव में एलिसन को मार सकती थी। एलिसन, जो कि शीर्ष शक्ति का धनी था, उच्च स्तर का आत्मा साधक था, उसे मोहिनी ने सचमुच मार डाला। बहुत अच्छा। ड्रैगन वैली की ओर से जयकार उठी, लेकिन हेवनली गॉड सेक्ट की ओर से सन्नाटा था। लोकेश का चेहरा पानी टपकाने जैसा काला पड़ गया। एक दुर्लभ सूक्ष्म पृथ्वी आत्मा शरीर वाला स्वर्गीय प्रतिभा इस तरह चला गया। भविष्य में उसमें कॉन्टिनेंट के शीर्ष 10 दुष्टों में शामिल होने की संभावना थी। ये बेहद दुर्लभ था। यही हेवन सेक्ट की हाल के दशकों की ताकत थी, जिसकी वजह से उसे पहली संप्रदाय बनने की गति मिली थी। इसी कारण उसने अनेक शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित किया था। अन्य संप्रदायों की तुलना में उसके पास एक दो बहुत उम्दा लोग थे।
क्या तुम लोग 3 साल पहले की तरह ड्रैगन वैली के पुनरुत्थान का सामना करने वाले हो? कई लोगों के मन में यही विचार आया। मोहिनी, जो सबसे शीर्ष प्रतिभा को भी मार सकती थी, वास्तव में लहर मोड़ने की क्षमता रखती थी। रावत के अन्य शीर्ष बुजुर्गों ने मोहिनी की ओर देखा, उनकी आंखों में भय और सम्मान भरा हुआ था। ड्रैगन वैली में जब कई लोगों ने शिवम की ओर देखा, उनकी आंखों में प्रशंसा थी। वे जानते थे कि मोहिनी और माया दोनों को शिवम ने ही सिफारिश की थी, और आश्चर्यजनक रूप से वे इतने असाधारण निकले। शिवम मुस्कुराया, समान स्तर की आत्माओं में भी ताकत और कमजोरी होती है। मोहिनी का डिवाइन एसेंस ड्रैगन निस्संदेह एक भयानक शारीरिक संरचना थी। मैंने कहा था, अंत तक रोक लो, तुमने नहीं सुना, मोहिनी ने धीरे से कहा। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह पूरे मंच पर गूंज उठी। बहुत से लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन स्काई सेक्ट के लोग तो खून उगलना चाहते थे। शुरुआत में कौन जानता था कि मोहिनी के पास इतनी प्रबल शक्ति है। कुछ बड़बड़ाते हुए मोहिनी मंच पर लौट आई। भाई शिवम, मैं ठीक थी, मोहिनी ने डरते डरते पूछा। हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन मोहिनी, दुश्मनों के सामने नरमी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगी तो वे तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे प्रियजनों को भी, समझी? शिवम ने कहा। हाँ, मोहिनी समझ गई, मोहिनी ने सिर हिलाया। इससे हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के शिष्यों का दिल कांप उठा। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, प्रोफाउंड सेक्ट के नेता ने कहा। प्रोफाउंड और प्रोफाउंड सेक्ट के नेताओं के चेहरे बदसूरत हो गए, लेकिन उन्होंने सोच समझकर अनिच्छा से सिर हिला दिया। शुरुआत में वे पहिएदार युद्ध, व्हील बैटल का उपयोग करके ड्रैगन वैली को पहले ही बाहर करना चाहते थे, लेकिन अब ड्रैगन वैली की मोहिनी शीर्ष प्रतिभा को मार सकती थी, जो मुश्किल था। अगर वे पहिएदार युद्ध करते तो खुद ही फंस जाते। तब वे कॉन्फ्रेंस में शामिल भी नहीं हो पाते। उनके पास अब वही पुराना रास्ता बचा था जो 3 साल पहले अपनाया गया था। पहले कुछ कमजोर संप्रदायों को बाहर करना और शीर्ष 10 स्थानों को बचाना। यह उनके लिए बेहद अपमानजनक था। शुरुआत में तो वे आत्मविश्वास से भरे थे कि पहले ड्रैगन वैली को मिटाएंगे, लेकिन अब उन्हें 3 साल पुराना रास्ता अपनाना पड़ रहा था। इससे अधिक विडंबना और क्या हो सकती है। 3 प्रमुख संप्रदायों के शिष्य, खासकर लोकेश और महेश, और भी उदास और बदसूरत दिखाई दे रहे थे। क्या वास्तव में घटनाएं 3 साल पहले जैसी ही विकसित होंगी? कई लोग यही सोच रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो हेवन सेक्ट और अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों की इज्जत पूरी तरह मिट जाएगी। उसके बाद डार्क डेमन सेक्ट ने कमजोर संप्रदायों को चुनौती देना शुरू किया, और ड्रैगन वैली की बारी आई कि वह तीनों संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों को हराए। लेकिन तीनों प्रमुख संप्रदाय लाचार थे और केवल सहन कर सकते थे। एक के बाद एक दौर चलता गया। कई दौरों के बाद अंततः सबसे कमजोर 3 ताकतें हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट द्वारा बाहर कर दी गईं। शीर्ष 10 का जन्म हो गया। शीर्ष 10 बनने के बाद अंततः हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट को ड्रैगन वैली से निपटना पड़ा। व्हील बैटल से ड्रैगन वैली को खत्म करो। तीनों संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाओं की आंखों में लपटें जल रही थीं। सबसे पहले हेवन सेक्ट ने एक शीर्ष जीनियस भेजा, जिसने ड्रैगन वैली के आइस ड्रैगन वैली के प्रतिभाशाली शिष्य को चुनौती दी और हरा दिया। फिर प्रोफाउंड सेक्ट ने एक शीर्ष जीनियस भेजा और ड्रैगन वैली के नेता से लड़ा। ये लड़ाई बेहद भयंकर थी, लेकिन अंत में प्रोफाउंड सेक्ट अधिक शक्तिशाली साबित हुआ और उसने ड्रैगन वैली के नेता को युद्ध मंच से बाहर करने की तैयारी की। इस तरह ड्रैगन वैली में केवल माया और मोहिनी ही बची। स्थिति जितनी आगे बढ़ रही थी, उतनी ही 3 साल पहले जैसी होती जा रही थी। लेकिन इस बार क्या माया और मोहिनी, ये 2 लड़कियां, सभी पक्षों की व्हील बैटल को रोक पाएंगी? जल्द ही पॉइजन सेक्ट के एक जीनियस की बारी आई। वह माया आत्मा के हमले में निपुण है। उसकी आत्मा प्रबल है और वह माया जाल रच सकती है। जब तक तुम अपने दिल को स्थिर रखोगे और फिर जहरीले कीड़ों से हमला करोगे, तुम माया से निपट सकते हो। लोकेश ने जहर फैलाने वाले एक जीनियस को गुप्त आवाज में कहा। जीनियस की आंखें चमक उठीं और उसने लोकेश को मुट्ठी जोड़कर धन्यवाद दिया। हम्फ शिवम, मत सोचो कि तुमने आत्मा में निपुण कोई ढूंढ लिया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार देखो कैसे वो यहीं मारी जाती है। लोकेश ने शिवम की ओर ठंडी नजरों से देखा। शिवम ने उसकी निगाह महसूस कर होठों पर हल्की हंसी तान दी। ओह, पॉइजन सेक्ट का जीनियस युद्ध मंच पर कूद गया और सीधे माया को चुनौती दी। माया मंच पर उतरी और स्थिर खड़ी रही। दोनों आमने सामने खड़े थे और पॉइजन सेक्ट के जीनियस ने चारों ओर जहरीली गैस फैला दी। उसी समय उसके शरीर से जहरीले कीड़े उड़ते हुए बाहर निकले और उसके चारों ओर मंडराने लगे।
हालांकि उसने सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उसके चारों ओर की जहरीली धुंध धीरे धीरे माया की ओर बहने लगी। इसी समय माया की आंखें काली हो गईं, मानो दो गहरे कुएं हों, अंधकार में और अथाह। अगले ही पल पॉइजन सेक्ट का जीनियस चौंक गया। उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया था और वह शूर पर्गेटरी में पहुंच गया था। असंख्य राक्षस हथियार लिए उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। माया है, सब माया है, उसने खुद को समझाया और वहीं खड़ा रहा ताकि वे राक्षस उसे काटें। राक्षस भूत की तरह उसके आर पार निकल गए। हा बेकार है, ये सचमुच भ्रम है। पॉइजन सेक्ट का वह युवक प्रसन्न हो गया। उसने मरीडियन चलाया, जहरीली गैस फैलती रही, पर वह अभी भी माया में था और उसे माया दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हिसाब से एक साधारण आत्मा शरीर वाली एम्परर हाई की शुरुआती साधना वाली माया ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। उसी समय माया आगे बढ़ी और उसके पास जा पहुंची। कई लोग तनाव से देख रहे थे। इससे पहले भी माया ने एक जीनियस को ऐसे ही मार दिया था। क्या इस बार भी वही होगा? माया सामने पहुंची और तलवार से वार किया, लेकिन तभी पॉइजन सेक्ट के जीनियस के चारों ओर उड़ते कीड़े अचानक युद्ध की तलवारों में बदल गए और माया पर टूट पड़े। उसका चेहरा बदल गया, तलवार रोकी गई, उसका शरीर हिल गया और वह पीछे हट गई। उसी समय जहरीली गैस की एक लहर माया के शरीर से चिपक गई, उसके रक्षक आवरण और क्षेत्र को जला रही थी। हा, इसका दांव बेकार है। इन जहरीले कीड़ों को उसकी सांस का आभास हो जाता है और वे स्वयं हमला करते हैं। ये औरत अब मरी समझो। दर्शक दीर्घा में बैठे लोकेश हंस पड़े और घमंड से भर उठे। क्या तुम्हें फिर पिटने से डर नहीं लगता? शिवम ने हल्के स्वर में कहा। हम्फ, वह आत्मा की ताकत में निपुण है और भ्रम बना सकती है, लेकिन अब ये सब बेकार है। अपनी साधना से वो मर ही जाएगी, लोकेश ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अचानक युद्धभूमि का दृश्य बदल गया। मारो, माया ने क्षण किया और उसकी आंखों से दो काले तलवार प्रकाश निकले, सीधे पॉइजन सेक्ट के जीनियस की आत्मा में घुस गए। पॉइजन सेक्ट के जीनियस ने चीख मारी, उसका मरीडियन बेकाबू हो गया। अगले ही क्षण उसका शरीर दह गया और वह युद्ध मंच पर गिर पड़ा। मर गया? पॉइजन सेक्ट का शीर्ष जीनियस इस तरह मर गया? ये कैसे संभव है? सब लोग दंग रह गए। उन्होंने केवल ये देखा कि माया ने क्षण किया और पॉइजन सेक्ट का शीर्ष जीनियस वहीं मर गिरा। धड़ाम, लोकेश ने क्रोध में अपनी सीट तोड़ दी। उसका चेहरा लाल पड़ गया। अभी उसने ही कहा था कि माया मरने वाली है और अगले ही पल पॉइजन सेक्ट का जीनियस मर गया। यह मानो बार बार उसके चेहरे पर तमाचा जड़ने जैसा था। लोकेश, क्या तुम्हारा चेहरा सूज नहीं गया? शिवम ने घृणा भरी हंसी के साथ कहा। ये सब तो शिवम की अपेक्षा में ही था। माया की वर्तमान आत्मा शक्ति बहुत प्रबल थी, जो सर्क्युलस एम्परर की आत्मा शक्ति के बराबर थी। अब तक वह केवल वुकीज एम्परर की आत्मा शक्ति का प्रयोग कर रही थी। अभी उसने अपनी सबसे प्रबल आत्मा शक्ति का विस्फोट किया और मैजिक स्वॉर्ड स्किल का प्रयोग किया। उसकी आत्मा सीधे बुझ गई और वह गिर पड़ा। इस सबसे प्रबल प्रतियोगिता में केवल एम्परर हाई की साधना के साथ माया अजेय थी। 3 साल पहले जब शिवम ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, उसकी आत्मा शक्ति माया से कहीं कम थी। शिवम की तिरस्कारपूर्ण आवाज से लोकेश का चेहरा सुअर के जिगर जैसा लाल पड़ गया। हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट सभी चुप थे। जब एक शीर्ष जीनियस को एक क्षण से मार दिया जाए तो लड़ाई कैसे की जा सकती है? क्या व्हील बैटल काम आएगा? ऊपर जाना तो मौत को बुलाना होगा। कितनी बार प्रतिद्वंद्वी इतनी आत्मा शक्ति से हमला कर सकती है? किसी को भरोसा नहीं था। माया ने सामने वाले की स्टोरेज रिंग उठा ली और मंच पर लौट आए। अब ड्रैगन वैली में केवल 2 लोग थे, लेकिन कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। जल्द ही ड्रैगन गॉड वैली की बारी आई। मोहिनी सीधे मंच पर उतरी और उसकी नज़र हेवन सेक्ट के एक शीर्ष जीनियस पर पड़ी। हेवन सेक्ट का वह जीनियस भारी चेहरे के साथ मंच पर आया। उसने 2 वारों के बाद ही मंच छोड़ने की सोची, वह लड़ना ही नहीं चाहता था। डिवाइन एसेंस रिवर, मोहिनी ने दांव लगाया। डिवाइन एसेंस की नदी एक बाढ़ की तरह उसकी ओर बह चली। नहीं, वह आतंकित हो गया। उसने होली लाइट निकालकर पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन परिणाम मृत्यु। वो सीधे डिवाइन एसेंस रिवर में जमकर मर गया। प्रोफाउंड के अब तक 2 शीर्ष जीनियस मारे जा चुके थे। धत, अब क्या करें? अगर इसी तरह चलता रहा तो ड्रैगन वैली की ये 2 औरतें तो राक्षसी हैं, इन्हें हराना असंभव है। हेवन सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के शिष्यों में आतंक फैल गया। मोहिनी और माया की ओर वे देख भी नहीं पा रहे थे। खासकर तीनों बचे हुए शीर्ष शक्तिशाली लोग, वे सबसे डरे हुए थे। अपनी प्रतिभा के कारण वे यहाँ मरना नहीं चाहते थे।
शिवम, इस कॉन्फ्रेंस में मैं ड्रैगन गॉड वैली को खून और मौत की कीमत चुकवाऊंगा। दर्शक दीर्घा में लोकेश ने ठंडी आवाज में कहा और फिर खड़ा होकर उड़ गया। अब वो और नहीं देखना चाहता था, परिणाम तो पहले से तय लग रहा था। बाकी तीनों संप्रदायों ने भी पहला स्थान पाने की लड़ाई का साहस खो दिया था, अब वे केवल अपनी जान बचाना चाहते थे। जान बच सकती थी लेकिन यह अत्यंत शर्मनाक था। महेश भी अचानक खड़ा हो गया और लोकेश के पीछे चला गया। वास्तव में जब हेवन सेक्ट की चुनौती की बारी आई तो उन्होंने अपने एक शीर्ष योद्धा को भेजा, लेकिन उसने ड्रैगन गॉड वैली को चुनौती ही नहीं दी। इसके बजाय उसने प्रोफाउंड सेक्ट के एक योद्धा को चुनौती दी। फिर दोनों ने औपचारिकता निभाने के लिए कुछ वार किए और दोनों मंच से नीचे उतर गए। ये दर्शकों के लिए उपहास का विषय बन गया। कई लोग हंसे, खासकर ड्रैगन वैली के शिष्य, उन्होंने तो खुलेआम उनका मजाक उड़ाया। हेवन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट की चाल साफ थी, ये केवल अपनी जान बचाने और अपने शीर्ष जीनियस को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहे थे, वरना जब ड्रैगन वैली उन्हें चुनौती देता तब एक और शीर्ष जीनियस मर जाता। फिर जब प्रोफाउंड सेक्ट की बारी आई तो उन्होंने भी एक शीर्ष जीनियस भेजा और हेवन सेक्ट के एक शीर्ष जीनियस को चुनौती दी। दोनों ने कुछ वार किए और फिर मंच से नीचे उतर गए। इस तरह हेवन सेक्ट और प्रोफाउंड सेक्ट के शीर्ष प्रतिभाशाली सब असफल रहे। हा, ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या बच्चे खेल खेल में घर घर खेल रहे हैं? दर्शक दीर्घा में अभय हंस पड़ा, उसकी आवाज पूरे मैदान में फैल गई। सीनियर भाई, आप कुछ नहीं जानते। ये लोग हमेशा कमजोरों को दबाते हैं, लेकिन जब असली ताकतवर सामने आता है तो डर से जान बचाने की सोचते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये कौन सा तरीका नहीं अपनाएंगे? रूपाली ने जोड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि महेश और लोकेश इतनी जल्दी भाग गए, लगता है बैठ भी नहीं पा रहे थे। अभय मुस्कुराया। दोनों की तानमभरी बातचीत ने हेवन सेक्ट और डार्क डेमन सेक्ट का खून खौला दिया, लेकिन उनकी बात का खंडन भी नहीं किया जा सकता था। ये सचमुच शर्मनाक था। इस बार उनके कई बुजुर्गों का चेहरा पूरी तरह काला हो गया, यहाँ तक कि 3 साल पहले से भी ज्यादा शर्मनाक। 3 साल पहले वे कम से कम लड़ तो सकते थे, लेकिन इस बार तो हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। इस समय हेवन सेक्ट और प्रोफाउंड सेक्ट के कुछ ऐसे शिष्य जो सेस्टियल एम्परर की 7वीं परत से ऊपर थे और नहीं बैठ पाए और उठकर चले गए। वहां रहना बहुत शर्मनाक लग रहा था। ड्रैगन वैली के लोग बेहद प्रसन्न थे। उन्हें ऐसा लगा मानो उनका दिल खुल गया हो और दिमाग ताज़ा हो गया हो। इस बार ड्रैगन गॉड वैली के लोग मरे नहीं, बल्कि उन्होंने हेवनली गॉड सेक्ट के इतने सारे शीर्ष प्रतिभाओं को मार गिराया। और सभी जानते थे कि यह सब शिवम की वजह से हुआ। अगर शिवम ने जीवन बचाने वाला ताबीज न दिया होता तो जब उन पर 3 संप्रदायों ने एक साथ निशाना साधा था वे सब मर जाते। इसके अलावा मोहिनी और माया को भी शिवम ही लेकर आया था। किसने सोचा था कि वे इतनी भयानक शक्ति वाली निकलेंगी? इस बार रावत सेक्ट और डार्क डेमन सेक्ट का चेहरा बुरी तरह धुल गया। इसके बाद मुकाबले जारी रहे। जब पॉइजन सेक्ट की बारी आई तो उनके पास अब कोई शीर्ष जीनियस नहीं बचा था। उनका अकेला शीर्ष प्रतिभाशाली तो पहले ही माया के हाथों मर चुका था। उन्होंने किसी भी साधारण जीनियस को भेजा और बाकी संप्रदायों को चुनौती दी। आगे की चुनौतियों में कोई रोमांच नहीं रहा। हर बार जब ड्रैगन गॉड वैली की बारी आती तो 10 गॉड सेक्ट और अन्य 3 संप्रदायों का कोई न कोई शिकार हो जाता। इस तरह तीनों बड़े संप्रदाय एक दूसरे को ही चुनौती देने लगे और हर बार दोनों पक्ष मंच से गिरते ताकि अपनी जान बचा सकें। इस तरह धीरे धीरे रावत सेक्ट, डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट सबसे पहले बाहर हो गए। ये प्रक्रिया 3 साल पहले जैसी ही थी। हालांकि इस बार बाकी संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाशाली भी मोहिनी और माया को हिला नहीं सके। 3 साल पहले शिवम अकेला था और तब उसकी साधना केवल सेलेस्टियल एम्परर की 4थी परत तक थी। वे व्हील बैटल से उसे रोक सकते थे, लेकिन इस बार मोहिनी और माया 2 थीं। उनका मुकाबला करना लगभग असंभव था। अंत में वे घमंडी प्रतिभाशाली लोग मजबूरन केवल चर्चा करने के नाम पर उनसे लड़े और एक एक करके हार गए। इसके बाद की प्रतियोगिताएं बेहद उबाऊ हो गईं क्योंकि कोई सस्पेंस नहीं था। अंततः केवल मोहिनी और माया ही युद्ध मंच पर बचीं। 3 साल बाद ड्रैगन वैली ने फिर से चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्टेज जीता और इस बार एक भी सदस्य नहीं मरा। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। स्काई सेक्ट के एक पवित्र क्षेत्र के बुजुर्ग का चेहरा कोयले जैसा काला हो गया। उसने 7 एम्परर पिल्स मोहिनी और माया को थमाए और फिर अपने शिष्यों को लेकर शर्मिंदगी के साथ चला गया। प्रोफाउंड सेक्ट और बाकी सब भी अपमानित होकर निकल गए। ड्रैगन वैली के पवित्र क्षेत्र के बुजुर्ग बाहर आए और हंसी रोक नहीं पाए।
ये लड़ाई ड्रैगन गॉड वैली की जीत के साथ समाप्त हुई और उनके शिष्य खुशी खुशी अपने ठिकाने लौट आए। भाई शिवम, 7 दिन बाद का कॉन्फ्रेंस, तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे डर है कि महेश और लोकेश जरूर तुम्हें निशाना बनाएंगे। वीरेंद्र ने थोड़ी चिंता से कहा। कोई बात नहीं, शिवम मुस्कुराया। सभी लोग कमरे में लौट आए 7 दिन बाद के कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होने। शिवम भी अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन कमरे तक पहुंचने से पहले ही ड्रैगन वैली का एक शिष्य आया और बोला कि कोई उससे मिलना चाहता है। शिवम थोड़ा चकित हुआ। कौन? ड्रैगन वैली के पिछली पहाड़ी में एक शांत बांस का जंगल था। जब शिवम वहां पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठी। सामने सफेद पोशाक पहने एक अद्भुत सुंदरी खड़ी थी, मानो चित्र से निकली कोई परी। मनीषा। हालांकि मनीषा का चेहरा लगभग अनुराधा जैसा ही था, शिवम ने तुरंत पहचान लिया। शिवम ने कभी नहीं सोचा था कि उससे मिलने वाली व्यक्ति वास्तव में मनीषा होगी। मनीषा, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। शिवम आगे बढ़ा और हल्के स्वर में बोला। जब से दिव्य संप्रदाय और अन्य बुजुर्ग स्काई कॉन्टिनेंट में शिष्य चुनने गए थे, मनीषा को दिव्य संप्रदाय ने चुन लिया और वह सनशाइन आ गई थी। मनीषा उनसे 2 साल पहले ही सनशाइन पहुंच गई थी। इन वर्षों में वह सामने नहीं आई, लेकिन अब अचानक शिवम से मिलने आई। क्यों? बहुत समय से नहीं मिले, मुझे पहले से ही गॉड कॉन्टिनेंट के बारे में पता है। मनीषा हल्के से मुस्कुराई। शिवम की आंखों में रोशनी चमकी। उसने उसे घूरते हुए पूछा, तुमने होली में किसी को भेजा था? हाँ, लेकिन निश्चिंत रहो, मैंने होली कॉन्टिनेंट में हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार होली कॉन्टिनेंट बहुत छोटा है, वहाँ कुछ भी करने लायक नहीं। मुखर्जी फैमिली का जो अंत हुआ वो अच्छा ही हुआ। मनीषा ने धीमे स्वर में कहा। ओह, तो तुम मुझसे मिलने इसी वजह से आए हो? शिवम ने पूछा थोड़ा सहज होकर। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ सन ऑफ गॉड की वजह से। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ, मनीषा ने कहा। शिवम की आंखें टिमटिमाई। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे देखता रहा। शिवम, मैं तुम्हें बताती हूँ, सन ऑफ गॉड ने हाल ही में पावर हाउस का स्तर पार कर लिया है, मनीषा ने आगे कहा। और शिवम के दिल में हलचल हुई। सन ऑफ गॉड सचमुच ब्रेक थ्रू कर चुका था, और यह भी सन ऑफ गॉड ने एक रहस्यमयी कला भी साध ली है, जिसे इस्तेमाल करने पर वह थोड़े समय के लिए अपनी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ा सकता है। मनीषा ने कहा। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? शिवम ने पूछा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक मनीषा इतनी दयालु क्यों बन गई और उसे सन ऑफ गॉड का रहस्य बता रही है। आखिर वह भी दिव्य संप्रदाय की ही थी और उसकी संत भी। शुरुआत में जब शिवम अभी अभी सनशाइन पहुंचा था और होली एम्परर की गुप्त दुनिया में गया था, तब मनीषा ने भी लोगों को उसे मारने भेजा था। अब वह इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी? शिवम स्वाभाविक रूप से उलझन में था। वही बात है, होली कॉन्टिनेंट बहुत छोटा है, बस एक कोना। अब हमारी निगाहें कॉन्टिनेंट बल्कि पूरे सनशाइन पर हैं। इस समय मनीषा की आंखों में आग सी चमक उठी और उसने कहा, ये सब करने के लिए सबसे पहले दिव्य संप्रदाय को काबू करना होगा, लेकिन सन ऑफ गॉड की मौजूदगी ने इसमें एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। शिवम समझ गया, मनीषा की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वह हेवन सेक्ट को नियंत्रित करना चाहती थी, लेकिन हेवन सेक्ट को काबू करने का पहला कदम था डिवाइन सन को रास्ते से हटाना, क्योंकि डिवाइन सन अगला उत्तराधिकारी था। अगर वह मौजूद रहा तो मनीषा के लिए हेवन सेक्ट पर नियंत्रण पाना बेहद कठिन हो जाता। इसीलिए वह शिवम के हाथों डिवाइन सोन को मरवाना चाहती थी और इसी कारण उसने ये रहस्य शिवम को बताया। मैं अभी आधा सन हाफ होली ही हूँ और डिवाइन सन पहले से ही गोल्डन हाई तक पहुँच चुका है। मैं उसका प्रतिद्वंदी भी नहीं हूँ। तुम मुझे ये बताती हो, लेकिन मेरे लिए ये सब व्यर्थ है। शिवम ने मनीषा को घूरते हुए कहा, तुम होली कॉन्टिनेंट की एक छोटे से परिवार से निकले हो, फिर भी पुराने होली मास्टर ड्रैगन लीग के संस्थापक और यहाँ तक कि स्काई कॉन्टिनेंटल ग्रुप के गुरुओं को भी मार चुके हो। शिवम, मुझे विश्वास है एक डिवाइन सन तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, मनीषा ने कहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ मुड़कर चली गई। उसका अंदाज अब भी मनमोहक और आत्मविश्वासी था। ये लड़की कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी है। शिवम की आंखें चमकी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि मनीषा की खबर उसके लिए बेहद उपयोगी थी। डिवाइन सन अब जेनरस हाई तक ब्रेक थ्रू कर चुका था और उसके पास एक रहस्यमयी कला भी थी जो थोड़े समय में उसकी युद्ध शक्ति को विस्फोटक रूप से बढ़ा सकती थी। इस तरह की शक्ति विस्फोटक तकनीकें जब शिवम कमजोर था तब उसने बहुत देखी थी, लेकिन वे केवल निम्न स्तर की साधना तक ही काम आती थी। अब उसके सामने ये तकनीक वास्तव में खतरनाक थी। इसलिए शिवम ने मन ही मन तैयारी कर ली, वरना अचानक अगर डिवाइन सोन इस शक्ति को इस्तेमाल करता तो अनजाने में खतरा हो सकता था। पावर हाउस। शिवम की आंखों में चमक आई, फिर वह कमरे में लौट आया।
वो सीधा माउंटेन्स एंड रिवर्स पिक्चर में प्रवेश कर गया। वहां उसने ड्रैगन की हड्डियों का ढेर निकाला और उन्हें निगलकर परिष्कृत करने लगा। ये हड्डियां उसने ट्रेजर पवेलियन से खरीदी थीं। वे एक 3000 जिन के ड्रैगन की थीं, जिनमें आध्यात्मिक सार अभी भी पूरी तरह सुरक्षित था। दिन बीतते गए और जल्द ही कॉन्फ्रेंस का समय आ गया। आखिरकार शिवम ने सारी 3000 जिन ड्रैगन हड्डियां परिष्कृत कर लीं। ये पर्याप्त नहीं है, शिवम ने आह भरी। इतनी बड़ी मात्रा की ड्रैगन हड्डियां परिष्कृत करने के बाद भी उसका आत्मा शरीर विकसित नहीं हुआ था। वह अभी भी निम्न स्तर का आत्मा शरीर ही था। आत्मा शरीर का विकास करने के लिए असली ड्रैगन के अकल्पनीय सार की आवश्यकता थी। उसके शरीर में विशाल ऊर्जा जमा थी, लेकिन वह अभी विकास की सीमा तक नहीं पहुंची थी। भविष्य में उसे और अधिक असली ड्रैगन के सार को परिष्कृत करना होगा, तभी यह ऊर्जा फूटेगी और आत्मा शरीर का विकास होगा। कॉन्फ्रेंस जल्द ही आ रहा है। शिवम उठ खड़ा हुआ और माउंटेन्स एंड रिवर्स पिक्चर से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि वहां अभय, रूपाली, मोहिनी, माया, अभय और निश्चित रूप से नम्रता मौजूद थे। नौवें भाई, तुम आखिरकार बंद साधना से बाहर आ गए। कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाला है, चलो बाकी लोगों से मिलते हैं, अभय ने कहा। ठीक है, शिवम ने सिर हिलाया और सब लोग उड़ते हुए एक बड़े खुले स्थान की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पहले से ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। खुले स्थान के बीच में वे लोग थे जो इस बार कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे। शिवम, अभय और रूपाली भीड़ में उतर गए। भाई शिवम, वीरेंद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अन्य लोगों ने भी उसका स्वागत किया और शिवम ने भी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बेशक कुछ ठंडी नजरें भी उस पर थीं, जैसे गर्व की। उन्हें घेरकर ड्रैगन वैली के शिष्य और बुजुर्ग खड़े थे। दूसरे सीनियर भाई और तीसरे सीनियर भाई। शिवम की निगाहें घूमी और उसने अपने दूसरे भाई समीर और तीसरे भाई राकेश को भी देखा। दोनों ने उसे मुस्कुराकर सिर हिलाया। इसी समय आसमान से एक बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति उतरा। उसके साथ कई और बुजुर्ग थे जिनसे विशाल आभा निकल रही थी। पर्पल वैली लॉर्ड, किसी ने आश्चर्य से कहा। शिवम की आंखें भी सिकुड़ गईं। उसने नहीं सोचा था कि इस बार खुद पर्पल ड्रैगन वैली का स्वामी आएगा। ड्रैगन वैली की 7 घाटियों में पर्पल वैली निस्संदेह शीर्ष 3 में आती थी। उसका स्वामी भी एक दुर्लभ महारथी था। ये कॉन्फ्रेंस मेरे नेतृत्व में होगा। तुम सब पूरी कोशिश करना ताकि ड्रैगन वैली की महिमा बनी रहे। जो भी योगदान देगा उसे संप्रदाय की ओर से इनाम मिलेगा, लेकिन अगर जान पर बनाए तो पहले अपनी जान बचाना समझे। ड्रैगन वैली लॉर्ड ने सामने उतर कर कहा। समझ गए, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, अब चलो, पर्पल वैली लॉर्ड ने कहा और कई अन्य बुजुर्गों के साथ आगे बढ़ा। शिवम और अन्य शिष्य भी पीछे पीछे चल पड़े। इस बार कॉन्फ्रेंस का स्थान था सुपर प्लेटफॉर्म माउंटेन की चोटी। वहां एक विशाल युद्ध मंच था। मंच के चारों ओर कतारों में सीटें थीं, इतनी बड़ी कि एक ही समय में लाखों लोग बैठ सकें। जब शिवम पहुंचा तो कई संप्रदाय पहले से आ चुके थे। ड्रैगन वैली ने एक जगह चुनी और उतर गया। वे हजारों लोग थे, लेकिन फिर भी केवल एक छोटा सा क्षेत्र घेर पाए। इसके बाद बाकी संप्रदाय भी आने लगे, हर एक में लगभग 1000 लोग। केवल लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़कर उनके लोगों की संख्या 100 से भी कम थी। अचानक हूं हूं आसमान चीरती आवाजें गूंज उठी और अन्य संप्रदाय भी आ पहुंचे। प्रोफाउंड सेक्ट, हेवन सेक्ट आदि। जैसे ही प्रोफाउंड सेक्ट आया, शिवम ने उनकी ओर देखा, लेकिन तुरंत निराश हो गया। अनुराधा दिखाई नहीं दी। महेश ने ठंडी नजर से शिवम की ओर देखा और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। दूसरी ओर प्रोफाउंड की दिशा में लोकेश भी शिवम की ओर देख रहा था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। शिवम ने मनीषा को देखा और थोड़ा चौंका, क्योंकि वह दर्शकों की सीटों पर बैठी थी, प्रतियोगियों के बीच नहीं। क्या मनीषा हिस्सा नहीं ले रही? 7 दिन पहले जब शिवम उससे मिला था, उसे हल्का आभास हुआ था कि उसकी साधना बहुत गहरी है, कम से कम आधा स्तर और शायद शिवम से भी अधिक, लेकिन उसने इसे इतनी कुशलता से छिपाया था कि शिवम उसकी वास्तविक सीमा नहीं देख पाया। इतनी साधना करने के बाद भी क्या वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही? यह वाकई अजीब था। हर बार कॉन्फ्रेंस में केवल 10 संप्रदाय भाग लेते थे। बाकी 3 शीर्ष संप्रदाय छोटे सम्मेलन में ही बाहर हो चुके थे, लेकिन फिर भी हजारों लोग देखने आते थे। शीर्ष 13 संप्रदायों के अलावा छोटे संप्रदाय और छोटे गुट भी आए थे। ये 3 साल में कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आयोजन था। स्वाभाविक है कि असंख्य लोग देखने आए। वो गॉडसन है, गॉडसन आ रहा है, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। सबकी निगाहें मुड़ गईं। डिवाइन सन सफेद वस्त्रों में होली लाइट में नहाया, मानो कोई देवपुत्र आसमान से उतरा।
उसने बहुत प्रबल आभा नहीं फैलाई, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों पर भारी दबाव डाल रही थी। वो मंच से ऊपर खड़ा था, मानो कोई देवता नीचे सबको देख रहा हो, बेहद अहंकारी अंदाज में। शिवम, मैं आशा करता हूं कि तुम कॉन्फ्रेंस से पार निकल पाओगे। डिवाइन सोन की नज़रें शिवम पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा। शिवम की नज़रें भी डिवाइन सोन पर गईं और उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, निश्चिंत रहो, कॉन्फ्रेंस के बाद तुम्हें काट गिराऊंगा। हाँ, कितना घमंडी है शिवम, तुम्हें भाई गिरीश से निपटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये कॉन्फ्रेंस तुम्हारी मौत है। लोकेश हंसा, चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव। शिवम ने हल्की मुस्कान दी और आगे कुछ नहीं कहा। कहने से कुछ नहीं होने वाला डिवाइन सन ने भी कुछ नहीं कहा, बस एक कदम में चलता हुआ प्रोफाउंड के दर्शक मंच पर जाकर बैठ गया। इसके बाद एक और बूढ़ा आदमी हवा में उठा, ऊंचाई पर खड़ा होकर मंच पर नीचे की ओर देख रहा था। ये बूढ़ा इस सम्मेलन का निर्णायक था। वह पोयुंग परिवार से था। पोयुंग परिवार तो चैलेंज कॉन्फ्रेंस स्मॉल मीटिंग में ही बाहर हो गया था। हर बार कॉन्फ्रेंस का निर्णायक उसी परिवार से चुना जाता था जो बाहर हो चुका हो, ताकि न्याय बना रहे और किसी एक पक्ष की ओर झुकाव न हो। बूढ़ा आदमी, राधे इस बार का निर्णायक है। अब मैं इस कॉन्फ्रेंस के नियम घोषित करता हूँ। इस बार का सम्मेलन अलग होगा क्योंकि नियम बदल गए हैं। राधे की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। ये सम्मेलन मुख्यतः 2 राउंड में बटा है। इसमें कुल 10 संप्रदाय भाग लेंगे और हर संप्रदाय से 20 लोग उतरेंगे। पहला राउंड है स्क्रीनिंग। 10 संप्रदाय 10 गठन विश्वों फॉर्मेशन वर्ल्ड्स में प्रवेश करेंगे और दानवों का शिकार करेंगे। इन दानवों के शरीर में कभी कभी विंड कॉ होगा, कभी नहीं। लक्ष्य है विंड कॉज इकट्ठा करना। अंत में विंड कॉज की संख्या के आधार पर रैंकिंग होगी। केवल शीर्ष 80 ही दूसरे राउंड में प्रवेश करेंगे। जब सबने सुना तो समझ गए। पहले राउंड में केवल 80 लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। और दूसरा राउंड है पॉइंट्स गेम। इन 80 लोगों को बारी बारी से लड़ना होगा। हर किसी को दूसरों से लड़ना पड़ेगा, चाहे वे एक ही संप्रदाय से हों या अलग। एक जीत पर 1 अंक मिलेगा। अंत में जिस संप्रदाय के सबसे ज्यादा अंक होंगे वही इस कॉन्फ्रेंस का विजेता होगा। उस संप्रदाय को 2 प्राचीन खजानों पर अधिकार मिलेगा अगले कॉन्फ्रेंस तक। दूसरे राउंड के विस्तृत नियम दूसरे राउंड के समय बताए जाएंगे। राधे ने आगे समझाया, असल में ये तो एक पॉइंट्स रेस है। वीरेंद्र की आंखें चमकी। इस तरह जिस संप्रदाय के पहले राउंड में ज्यादा लोग आगे बढ़ेंगे वही दूसरे राउंड में हावी रहेगा। शिवम ने कहा, जितने ज्यादा लोग दूसरे राउंड में पहुंचेंगे उतने ही ज्यादा अंक जीतने की संभावना होगी और स्वाभाविक है कि उस संप्रदाय का कुल स्कोर सबसे ऊंचा होगा। अब मैं गठन खोलता हूं, राधे ने कहा और उसका शरीर प्रचंड आभा से भर गया। उसकी लहराती हथेली से होली पावर उठा और आसमान में अचानक 10 प्रकाश द्वार प्रकट हुए। यहाँ 10 गठन विश्व हैं। ये 10 गठन विश्व लगभग एक जैसे हैं, कठिनाई भी बराबर है। अब हर संप्रदाय एक गठन विश्व में प्रवेश करेगा और विंड कॉ की तलाश करेगा। तुम्हारे पास समय है, केवल आधा घंटा। राधे ने घोषणा की। हूँ आवाज गिरते ही 10 संप्रदाय के लोग प्रतियोगिता में कूद पड़े। हर संप्रदाय से 20 लोग। भीड़ ने बेतरतीबी से एक द्वार चुना और उसमें प्रवेश कर गए। ड्रैगन वैली ने सबसे नजदीकी द्वार चुना और 20 लोग उसमें घुसे। अगले ही पल वे एक विशाल घास के मैदान में आ पहुंचे। नजर दौड़ाते ही मैदान अनंत लग रहा था। यहाँ की दुनिया वास्तव में गठन विश्व थी, असली नहीं। यहाँ की हर चीज झूठी थी सिवाय विंड कॉज के। उनका लक्ष्य था विंड कॉज। गर्जन दूर से एक विंड वुल्फ उन्हें घूरता हुआ गुर्राया। दानव है, देखो इसमें विंड कॉ है या नहीं। एक एम्परर सर्क्युलस आगे बढ़ा और विंड वुल्फ पर टूट पड़ा। विंड वुल्फ ने दहाड़ मारी और पलक झपकते ही हवा की तरह दौड़ गया, जिससे ड्रैगन वैली का शिष्य चूक गया। कहाँ भाग रहा है वो शिष्य हवा में रह गया भटकता हुआ और फिर से भेड़िए पर झपटा। लेकिन विंड वुल्फ ऊपर नीचे कूदता हवा जैसा तेज भाग रहा था। उस शिष्य का वार बार बार खाली चला गया। ये कितना तेज है? क्या यहाँ सभी दानव इतने तेज हैं? कुछ लोगों के चेहरे उतर गए। अगर सारे दानव ऐसे तेज हुए तो विंड कॉ का शिकार करना आसान नहीं होगा। समय केवल आधा घंटा है, जल्दी करो, वीरेंद्र ने कहा। हमें बेहतर होगा कि कुछ लोग मिलकर टीम बनाएं, इससे शिकार तेज होगा। शिवम ने कहा, अगर दानव इतने तेज हैं तो अकेले किसी के लिए विंड कॉ हासिल करना मुश्किल होगा, मिलकर ही संभव होगा। ठीक है, हम छोटे छोटे समूह बना लेते हैं, वीरेंद्र ने आदेश दिया। शिवम स्वाभाविक रूप से अभय और रूपाली के साथ था। वीरेंद्र 2 पर्पल के शिष्यों के साथ गया। बाकी लोग भी 3-3, 5-5 के दल बनाकर उड़ चले।
ये गठन विश्व बहुत विशाल था, मानो इसकी कोई सीमा ही न हो। सब लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और पलक झपकते ही ओझल हो गए। शिवम, अभय और रूपाली तेजी से उड़ते हुए हजारों मील आगे बढ़ गए। नीचे कुछ दानव हैं, रूपाली ने इशारा किया। मारो। अभय ने विशाल हथौड़ा उठाया और दानवों पर दे मारा। धड़ाम, हथौड़ा जमीन पर गिरा, धरती कांप उठी, धूल का गुबार फैल गया। हूं, धूल से कई आकृतियां बाहर निकलीं। दानव, वे हवा जैसे तेज थे और सबने अभय के वार को चकमा दे दिया। वाकई तेज भागते हैं। अब देखो मेरा कमाल। अभय ने हाथ घुमाया और उसका विशाल हथौड़ा बिजली की तरह उड़ा, एक दानव को मीटर्स जैसी टक्कर दी। वह दानव जोरदार धमाके से चकनाचूर हो गया। लेकिन तब तक बाकी दानव बहुत दूर निकल चुके थे। शिवम ने विंड थंडर बॉडी चाल शुरू की और बिजली सी चमकते हुए एक दानव का पीछा किया। कुछ ही सांसों में वह पहुंच गया और मुक्का मारते ही दानव ऊर्जा के टुकड़ों में बिखर गया। कोई विंडकॉ नहीं। शिवम की भान से कुड़ गई। वह अभय के पास लौटा और देखा कि उसके चेहरे पर निराशा थी। 9वें सीनियर भाई, इसमें भी विंडकॉ नहीं था। तुम्हें मिला? नहीं, शिवम ने सिर हिलाया। तो राधे सही कह रहा था, कुछ दानवों में विंडकॉ होता है, कुछ में नहीं। लगता है संभावना बहुत कम है। रूपाली ने कहा, दानव यहाँ तेज है, विंडकॉ मिलने की संभावना भी कम है और हमारे पास केवल आधा घंटा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पर्याप्त विंडकॉज इकट्ठा करना मुश्किल होगा। अभय ने चिंतित स्वर में कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। पहले और दानव ढूंढते हैं। शिवम ने कहा। फिर तीनों उड़ते हुए आगे बढ़ गए दानवों की तलाश में। मैदान में दानवों की कमी नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कुछ और दानव देखे। 9 सील्स। शिवम ने 9 डिवाइन गेट्स का प्रयोग किया। 9 सील द्वार प्रकट हुए और पल भर में दानवों को बांध लिया। अभय और रूपाली तुरंत टूट पड़े और कुछ ही प्रहारों में दानवों को खत्म कर दिया। हा, विंडकॉ मिल गया। अभय हंस पड़ा। जैसे ही एक दानव गिरा, उसके शरीर से एक क्रिस्टल बाहर निकला। वो क्रिस्टल पारदर्शी था, जिसके भीतर नीलीहरी ऊर्जा चमक रही थी। ये विंडकॉ था। इस विंडकॉ पर विशेष चिन्ह था, जिससे तुरंत पता चल सकता था कि यह यहीं से प्राप्त हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, शिवम ने कहा। इसके बाद वे लगातार दानव ढूंढते रहे। शिवम 9 सील्स ऑफ डार्क स्काई चलाता, दानवों को बांध देता और अभय व रूपाली उन्हें मार गिराते। तेज रफ्तार के अलावा यहाँ के दानव बहुत शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए अभय और रूपाली आसानी से उन्हें खत्म कर देते। हालांकि विंडकॉ पाने वाले दानव बहुत कम थे। औसतन 10 दानवों में से केवल एक में विंडकॉ निकलता, जिससे इसे पाना बहुत कठिन था। फिर भी तीनों का तालमेल बहुत तेज था। जैसे ही दानव मिलते, समय व्यर्थ नहीं होता। शिवम उन्हें बांध देता और बाकी दोनों पलक झपकते ही उन्हें मार डालते। 10 मिनट में ही तीनों ने सैकड़ों दानव शिकार किए और 30 विंडकॉज पाए, हर किसी के हिस्से में 10। गर्जन गर्जन गर्जन। अचानक सामने से जोरदार दहाड़ों की आवाज आई। तीनों चौंक गए और आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा, सामने दानवों का विशाल झुंड था। वे थे विंड लेपर्ड्स, जो विंड वुल्व्स से भी तेज थे। सैकड़ों की संख्या में ये झुंड मैदान पर दौड़ रहा था। इतने सारे, हा, आज तो मजा आ जाएगा। अभय की आंखें चमक उठी। उसने दांत निकालकर हंसी दी। गर्जन गर्जन। विंड लेपर्ड्स ने भी तीनों को देख लिया। वे दहाड़े और पल भर में चारों ओर बिखर गए, सैकड़ों बिजली की तरह दौड़ते हुए। संख्या बहुत ज्यादा थी। शिवम ने 9 सील्स ऑफ डार्क स्काई का प्रयोग किया, लेकिन इतने में से कुछ ही को रोक पाया। बबल, अब तुम्हारी बारी, शिवम ने धीमे से कहा। बबल पहले ही उसके कंधे पर बैठा था। इस समय उसने छोटे पंजे लहराए, सामने की जगह लहराने लगी मानो पानी पर तरंगें उठ रही हों, और तुरंत ही सारे विंड लेपर्ड्स हवा में रुक गए, जैसे समय थम गया हो। मारो। अभय और रूपाली उत्साहित होकर टूट पड़े। शिवम भी ऊपर उड़ गया, भाले से लगातार वार करता गया। एक एक विंड लेपर्ड पलक झपकते ही मारे गए। हर एक दानव हवा में ठहरकर फटा और उनके शरीर से चमकते विंडकॉज झरने की तरह गिरने लगे। पल भर में सैकड़ों विंड लेपर्ड्स मारे गए और दर्जनों विंडकॉज हाथ लगे। हा, कमाल है, कितना मजा आया। अभय इतना खुश हुआ कि उसका विशाल हथौड़ा चारों ओर घूमने लगा। रूपाली के चेहरे पर भी हंसी थी। इस तरह विंड लेपर्ड्स का शिकार करना सचमुच रोमांचक था। दोनों की नजरें एक बार बबल पर गई, जो शिवम के कंधे पर बैठा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिवम का रहस्य पूछना उनका काम नहीं था। भाई चलो किसी और बड़े झुंड को ढूंढते हैं और शिकार करते हैं। अभय की आंखें चमकी। ठीक है, शिवम ने सिर हिलाया। तुरंत तीनों हवा में उड़ते हुए किसी बड़े झुंड की तलाश में निकल पड़े।
आमतौर पर जब एक दो या दो तीन दानव दिखते तो वे रुकते ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही 10 से ज्यादा दिखते वे ठहरकर उनका शिकार करते। इस मैदान में दानवों की कोई कमी नहीं थी। जल्द ही उन्हें फिर सैकड़ों की संख्या वाला झुंड मिल गया। आम लोग ऐसे झुंड का सामना करते तो केवल कुछ ही दानव मार पाते, बाकी सब तेजी से भाग जाते। लेकिन शिवम अलग था। उसके पास बबल था। बबल ने समय और स्थान की शक्ति का प्रयोग किया और पूरे झुंड को स्थिर कर दिया। इसके बाद तीनों ने उन्हें एक एक करके काट डाला। उनकी कार्यक्षमता बहुत तेज थी, लेकिन आधा घंटा बहुत छोटा समय था। पलक झपकते ही वह बीत गया। अचानक तीनों ने महसूस किया कि जगह कांप रही है, शरीर कस गया और अगले ही पल वे उसी स्थान पर लौट आए जहां से प्रवेश किया था। बाकी सभी ड्रैगन वैली के शिष्य भी वहीं प्रकट हो गए। समय कितना तेजी से निकल गया। मैं तो मुश्किल से कुछ विंड कॉज ही पा सका। मैं भी। कुछ शिष्यों ने अफसोस जताया। जिनका भाग्य खराब रहा उन्होंने लगातार दानव मारे लेकिन विंड कॉ नहीं मिला। आधे घंटे बाद उनके पास केवल कुछ ही टुकड़े थे। भाई वीरेंद्र, तुम्हें कितने मिले? किसी ने पूछा। मुझे 31 मिले, वीरेंद्र ने कहा। फिर शिवम की ओर देखकर पूछा, भाई शिवम तुम्हारा कैसा रहा? हमारा शिकार अच्छा रहा, शिवम मुस्कुराया फिर बोला। भाई वीरेंद्र को 30 से ज्यादा मिले। लगता है अगर हमें शीर्ष 80 में पहुंचना है तो ज्यादा विंड कॉज की जरूरत नहीं है, 20 ही काफी होंगे। चलो इन्हें बांट देते हैं। बांटे। बाकी शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। समस्या ये थी कि कई लोगों के पास 20 से कम थे। बांटना कैसे होगा? शिवम, अभय और रूपाली ने एक दूसरे को देखा। फिर उनके विचार बदलते ही हवा में ढेर सारे विंड कोरस प्रकट हो गए। बाकी शिष्य दंग रह गए। सबकी आंखें फटी रह गईं। बहुत ज्यादा थे। तीनों ने मिलकर सैकड़ों टुकड़े पा लिए थे। ये इतने सारे? वीरेंद्र भी अवाक रह गया। शिवम मुस्कुराया। वास्तव में तीनों को कुल 280 से ज्यादा टुकड़े मिले थे। हम तीनों में से हर कोई 3030 टुकड़े ले लेता है। बाकी बचाकर उन शिष्यों में बांट देते हैं जिनके पास कम है, ताकि ड्रैगन वैली के ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे राउंड में पहुंचें। भाई वीरेंद्र, तुम बांट दो, शिवम ने कहा। फिर उसने अभय और रूपाली ने 3030 टुकड़े रख लिए और बाकी 190 से ज्यादा बांटने के लिए छोड़ दिए। विंड कॉ की जरूरत ज्यादा नहीं थी, बस दूसरे राउंड में प्रवेश करना ही काफी था। मुख्य बात यह थी कि ड्रैगन वैली के ज्यादा लोग दूसरे राउंड में पहुंचें। जितने ज्यादा लोग पहुंचेंगे उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे और अंत में एक अंक भी जीत हार तय कर सकता है। इस बार शिवम हर हाल में ड्रैगन वैली को पहला स्थान दिलाना चाहता था, ताकि 2 प्राचीन खजानों पर नियंत्रण मिल सके। तभी उसे प्रिजन मॉन्यूमेंट के टुकड़े मिल सकते थे। ठीक है, वीरेंद्र ने सिर हिलाया और बांटना शुरू किया। उसने कमजोर साधना वालों को नहीं दिया, बल्कि शक्तिशाली लोगों को दिया। आखिर में केवल 5 लोग ही वंचित रहे जिनकी साधना सबसे कमजोर थी। बाकी सभी अपने हिस्से को मिलाकर लगभग 20 टुकड़े पा गए। उन 5 ने कोई शिकायत नहीं की। उन्हें पता था कि उनकी साधना सबसे नीचे थी। भले ही वे दूसरे राउंड में जाते, अंक पाना उनके लिए असंभव था। ठीक है, अब बाहर चलते हैं, वीरेंद्र ने कहा और सभी आसमान में बने प्रकाश द्वार की ओर बढ़ गए। अगले ही पल वे युद्ध मंच पर लौट आए। इस समय अन्य संप्रदाय भी अपने अपने द्वारों से बाहर आ चुके थे। अब अपने विंड कॉज निकालो, मैं एक एक कर गिनूंगा। अंत में जिन 80 लोगों के पास सबसे ज्यादा होंगे वही दूसरे राउंड में जाएंगे। राधे ने घोषणा की। हम पहले चलते हैं, लोकेश ने कहा और आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे हेवन सेक्ट के शिष्य भी आगे निकल आए। ठीक है, विंड कॉज निकालो, राधे ने घोषणा की। लोकेश ने हाथ लहराया। आसमान में अचानक चमचमाते क्रिस्टल प्रकट हुए। कुल 43 विंड कॉज, 43 टुकड़े। बुरा नहीं, राधे ने गिनती की और पास खड़े शिष्य ने रिकॉर्ड कर लिया। लोकेश के चेहरे पर ठंडी और घमंडी मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि उससे ज्यादा विंड कॉज किसी और के पास नहीं होंगे। इसके बाद स्काई सेक्ट के बाकी शिष्यों ने विंड कॉज निकाले। दूसरे व्यक्ति के पास केवल 25 थे, लेकिन उसके बाद के 10 लोगों के पास 20-20 विंड कॉज निकले। जब 11वें की बारी आई तो उसने सिर हिलाकर कहा नहीं, और 11वें से लेकर अगले 10 ने यही किया और पीछे हट गए। लगता है स्काई सेक्ट ने भी वही किया। कमजोर शिष्यों के विंड कॉज लेकर उन्हें मजबूत लोगों को दे दिए ताकि ज्यादा लोग दूसरे राउंड में जा सकें। वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा। शिवम ने सिर हिलाया। साफ था कि सिर्फ वही नहीं, बाकी संप्रदाय भी ऐसा ही कर रहे थे। सचमुच बाद में आने वाले ज्यादातर संप्रदायों में यही हुआ। सिर्फ मजबूतों के पास विंड कॉज थे, कमजोरों के पास कुछ नहीं। बेशक हर संप्रदाय के पास स्काई सेक्ट जितने विंड कॉज नहीं थे,
कुछ के पहले 10 लोगों के पास 20 से ज्यादा थे, लेकिन कुछ के पास मुश्किल से दर्जन भर। एक एक कर सब ऊपर गए। तभी लोकेश ने शिवम की ओर देखकर व्यंग्य किया, क्या हुआ ड्रैगन वैली अब तक सामने क्यों नहीं आया? कहीं इतने कम विंड कॉज हैं कि दिखाने लायक भी नहीं? हमारे पास इतने ज्यादा हैं कि कहीं तुम्हें डरा ना दें। अभय ने हंसते हुए कहा, ज्यादा ये तो मजाक है। लोकेश ने तिरस्कार से कहा, चलो हम चलते हैं। इस बार वीरेंद्र आगे बढ़ा। वह राधे के सामने पहुंचा और हाथ लहराते ही 31 विंड कॉज हवा में चमक उठे। हाँ, केवल 31 वीरेंद्र, जिसे कॉन्टिनेंट डेमन कहा जाता है, सबसे नीचे आ गया। लोकेश ने उपहास किया, सचमुच इससे पहले गिने गए कई अन्य दुष्टों ईवल्स के पास दर्जनों टुकड़े थे, सबसे कम तो अब तक वीरेंद्र के निकले। असल में यह नहीं था कि वीरेंद्र का शिकार दूसरों से कमजोर था, बल्कि बाकी दुष्टों ने अपने साथियों से विंड कॉज लेकर खुद पर केंद्रित कर लिए थे, लेकिन वीरेंद्र ने ऐसा नहीं किया। उसके विचार शिवम जैसे ही थे, इतना काफी है। वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान दी और लोकेश की ओर ध्यान ही नहीं दिया। फिर शिवम आगे बढ़ा। उसने हाथ लहराया और 30 विंड कॉज दिखाए। लोकेश की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तिरस्कार से कहा, 30 टुकड़े तो लगता है कि ड्रैगन गॉड वैली के सारे विंड कॉज तुम्हारे जैसे कुछ लोगों के पास जमा कर दिए गए हैं। शिवम ने उसकी ओर हल्की नजर डाली, आंखों में गहरा व्यंग्य और तिरस्कार। इससे लोकेश और भी असहज हो गया। फिर अभय और रूपाली आगे आए और दोनों ने 3030 विंड कॉज निकाले। बाकी लोग दंग रह गए। लोकेश का चेहरा और भी काला हो गया। उसने व्यंग्य किया, तो यही है, तुम लोगों ने सारे विंड कॉज कुछ आधा सन हाफ होली लोगों के पास दे दिए। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अब देखना, इस बार ड्रैगन वैली सबसे नीचे रहेगा। बाकी लोगों ने भी मन ही मन यही सोचा। उन्हें यकीन नहीं था कि सिर्फ अभय और रूपाली जैसे आधा सन स्तर के लोग इतने विंड कॉज पा सकते हैं। कितना बड़ा मूर्ख है, अभय ने सीधा जवाब दिया। लोकेश की आंखें ठंडी हो गईं। मरने की चाहत है। उसकी आंखों में हत्यारी चमक उभरी। इसके बाद ड्रैगन वैली के बाकी शिष्य भी आगे आए। 2-6, 2-5, 2-3 अंत में शिवम और बाकी लोगों को मिलाकर ड्रैगन वैली के 15 शिष्यों ने 20 से ज्यादा विंड कॉज दिखाए। लोकेश अवाक रह गया। बाकी लोग भी दंग रह गए। ये कैसे संभव है? किसी ने अविश्वास में चिल्लाया। खासकर अन्य संप्रदायों के बुजुर्ग जो प्रतियोगिता देख रहे थे, उनकी आंखें फैल गईं। वे जानते थे कि दानव कितने तेज थे और उनका शिकार करना कितना कठिन था। और ड्रैगन वैली ने इतने ज्यादा विंड कॉज हासिल कर लिए। लोकेश का चेहरा अब सुर्ख हो गया था। हमारे पास ज्यादा विंड कॉज नहीं है, बस 15 भाई बहनों के पास 20 से ज्यादा हैं। बाकी 5 को कुछ नहीं मिला। शर्मनाक है, शर्मनाक। अभय ने जानबूझकर लोकेश की ओर देखते हुए आह भरी। पुफ, कुछ दर्शक हंस पड़े। खासकर ड्रैगन वैली के लोग तो खुलकर हंसने लगे। ये सीधा सीधा लोकेश का मजाक उड़ाना था। कुछ लोग तो बस बकबक करते रहते हैं, बाकी लोग उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। दिन रात खुद ही चेहरे पर तमाचे खाने का शौक पाल रखा है क्या? शिवम ने और भी सीधे ताने मारे। लोकेश का चेहरा बेहद गहरा हो गया। उसकी आंखों में ठंडा तेज चमक रहा था। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और ठंडी आवाज में बोला, ये तो बस किस्मत है, लेकिन जब हम दूसरे राउंड में जाएंगे तब असली ताकत काम आएगी। तब देखना कैसे मरोगे। लोकेश, अपने शब्द याद रखना, शिवम ने भी ठंडे स्वर में जवाब दिया। कुछ देर तक ड्रैगन वैली और हेवन सेक्ट आमने सामने जमे रहे। फिर दोनों पक्ष पीछे हटकर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। जल्द ही सभी की गिनती पूरी हो गई। राधे ने रैंकिंग घोषित की। उसने केवल पहले 80 लोगों का नाम घोषित किया और बिना किसी अपवाद के ड्रैगन वैली के 15 शिष्य दूसरे राउंड में पहुंच गए। इस तरह दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा संख्या ड्रैगन वैली की थी। दूसरे स्थान पर स्काई सेक्ट रहा। सबसे कमजोर संप्रदाय के केवल 4 शिष्य आगे पहुंचे। कुल 10 संप्रदाय और 80 स्थान थे। औसतन हर संप्रदाय के 8 शिष्य आगे जाते, लेकिन ड्रैगन वैली के 15 पहुंच गए, औसत से लगभग 2 गुना। शिवम का नाम 9वें स्थान पर था, बस वीरेंद्र से पीछे। बेशक लोग नहीं मानते थे कि शिवम की युद्ध शक्ति इतनी ऊंची है कि वह कॉन्टिनेंट के शीर्ष 10 दुष्टों से टक्कर ले सके। विंडकोर की संख्या युद्ध शक्ति नहीं बताती। क्या नहीं देखा, अभय और रूपाली के पास भी 3030 टुकड़े थे और वे शिवम के बराबर रैंक पर थे। ड्रैगन वैली के बहुत से लोग 20 से ऊपर थे और शीर्ष 20 में रैंक किए गए। सबकी यही राय थी, ड्रैगन वैली बस किस्मत से इतना आगे आया है।
घोषणा पूरी होते ही सब अपनी सीटों पर लौट गए और दूसरे राउंड की शुरुआत का इंतजार करने लगे। राधे ने चारों ओर देखा और दूसरे राउंड के नियम घोषित करने शुरू किए। जैसा पहले कहा गया था, दूसरा राउंड होगा राउंड रॉबिन बैटल। हर किसी को हर किसी से लड़ना होगा, एक जीत पर एक अंक मिलेगा। अंत में जिस संप्रदाय के कुल अंक सबसे ज्यादा होंगे वही विजेता होगा। लेकिन मुकाबले की प्रक्रिया में और भी नियम थे, जैसे कि हार मानने का नियम, एडमिट डिफीट। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले कोई भी हार मान सकता था, लेकिन एक बार हार मान लेने पर वह व्यक्ति आगे की प्रतियोगिता के लिए अयोग्य हो जाता, यानी आगे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अब तक जो अंक उसने जुटाए हैं वे उसके पास बने रहते। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पहले ही 5 अंक जुटा लिए हों और अब उसके सामने ऐसा प्रतिद्वंदी हो जिसे वह हरा नहीं सकता, तो मुकाबला शुरू होने से पहले अगर वह हार मान ले तो उसके 5 अंक सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वह आगे के मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। लेकिन एक बार मुकाबला शुरू हो जाए तब हार मानने का विकल्प नहीं होता। मुकाबले की शुरुआत के बाद या तो जीतना होता या मंच से गिरना या फिर मरना, तभी मुकाबला समाप्त होता। हाँ, अगर कोई जानबूझकर खुद मंच से नीचे कूद जाए तो ये पराजय मानी जाएगी। अंक वैसे ही रहेंगे और आगे के मुकाबले जारी रख सकता है। लेकिन अगर कोई मारा गया तो उसके सारे अंक 0 हो जाते। यानी चाहे किसी ने कितने भी अंक जुटाए हों, अगर वह मारा गया तो सब मिट्टी में मिल जाते। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प था जान बचाना बिना सीधे हार माने। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में आर्टिफैक्ट का उपयोग निषिद्ध नहीं था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी मजबूत थे, जिनमें से कई आधा सिंध, हाफ होली भी थे। इसलिए होली सोल्जर्स का उपयोग करना स्वाभाविक था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था पहला स्थान, क्योंकि पहले स्थान पर आने वाले को अतिरिक्त इनाम मिलता था और यह इनाम बहुत बड़ा होता था, जो अक्सर पूरे परिणाम को तय करता था। इसीलिए प्रोफाउंड ने कई बार लगातार जीत हासिल की थी। ठीक है, नियम समझा दिए गए। अब मैं दूसरे राउंड की शुरुआत करता हूँ। बारी बारी से नाम निकाले जाएंगे। जिन 2 का नाम आएगा वे एक दूसरे से लड़ेंगे। जब तक सभी का मुकाबला पूरा ना हो जाए ये राउंड चलता रहेगा। राधे ने कहा और एक डिब्बा निकाला जिसमें उन 80 प्रतिभागियों के नाम थे जो दूसरे राउंड में पहुंचे थे। उसने पहला नाम निकाला, ड्रैगन सोल्जर लोकेश। पूरा मैदान हिल गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दूसरे राउंड का पहला मुकाबला ही लोकेश का होगा। लोकेश खड़ा हुआ, कदम बढ़ाए और मंच पर पहुंच गया। ड्रैगन वैली की तरफ एक युवा का चेहरा काला पड़ गया। ये ड्रैगन सोल्जर वही था जो 15 शिष्यों में से एक था। वसीम का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने नहीं सोचा था कि पहले ही मुकाबले में उसका सामना लोकेश से होगा। लेकिन कुल 80 लोगों में से 15 ड्रैगन वैली से थे। ऐसे में किसी मजबूत प्रतिद्वंदी से टकराना स्वाभाविक था। ड्रैगन सोल्जर, तुम लोकेश के प्रतिद्वंदी नहीं हो, ऊपर जाकर हार मान लो, वीरेंद्र ने चेतावनी दी। ड्रैगन सोल्जर ने सिर हिलाया और मंच पर कूद गया। हाँ, लगता है किस्मत मेरी अच्छी है, पहले ही मुकाबले में ड्रैगन वैली का आदमी मिला। लोकेश हंसा, उसकी आंखों में धारदार चमक थी। अब मुकाबला शुरू होता है। राधे ने घोषणा की, हार मान लो, लोकेश ने ठंडी आवाज में कहा। वसीम की आंखों में सेक्ट रश झलका। अगर वह हार मान लेता तो उसका सफर यहीं समाप्त हो जाता, उसे कोई अंक नहीं मिलता। लेकिन इस दूसरे राउंड में हर अंक पर ड्रैगन वैली भारी इनाम देता था, जैसे बाकी संप्रदाय करते थे। इसलिए हार मानना उसे मंजूर नहीं था। धड़ाम, ड्रैगन सोल्जर ने जोर से कदम पटका और मंच के किनारे की ओर दौड़ा। सोचा, अगर वो खुद कूद जाता तो हार मानी जाती, लेकिन आगे के मुकाबलों में वह रह सकता था। उसकी आधा संत की साधना थी, आगे जाकर अंक लेना संभव था। यह अच्छा नहीं हुआ। वीरेंद्र और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। अगर उसने हार नहीं मानी और अब लड़ाई शुरू हो गई तो वह मुश्किल में था। हाँ, अगर हार नहीं मान रहे तो मैं ही रास्ता दिखाता हूँ। लोकेश उत्साहित हो गया। वह पवित्र प्रकाश, होली लाइट में नहाया और बिजली की गति से ड्रैगन सोल्जर के पीछे जा पहुंचा। उसका हाथ उठा और पवित्र प्रकाश की हथेली ड्रैगन सोल्जर की ओर बढ़ी। वसीम का चेहरा पीला हो गया। उसने दिशा बदली और दूसरी ओर भागा। भाग नहीं सकते। लोकेश की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसकी हथेली में डिवाइन पनिशमेंट स्पेयर बना और उसने उसे फेंक दिया। धड़ाम, वह भाला सीधा ड्रैगन सोल्जर की टांग से पार हो गया। टांग फटकर चकनाचूर हो गई। वह चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। चेहरे पर निराशा थी। लोकेश ने एक कदम में उसके सामने आकर ठंडी आवाज में कहा, जब मेरा सामना होता है तो हार माननी चाहिए थी।
किस्मत पर भरोसा करने वालों का यही हाल होता है, सीधी मौत। उसने हाथ हिलाया और पवित्र प्रकाश की धार चली। ड्रैगन सोल्जर का एक हाथ कट गया, खून की धार फूट पड़ी। आह लोकेश, मारना है तो मार दो, अपमान मत करो। ड्रैगन सोल्जर चिल्लाया। धड़ाम लोकेश ने उसका चेहरा पैरों से रौंदा और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें मारना है या नहीं ये मुझे बताओगे? तुम ड्रैगन वैली वाले सभी घमंडी हो और मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो, सबको मरना होगा। धड़ाम फिर एक पवित्र प्रकाश की धार चली और उसका दूसरा हाथ भी कट गया। हरामी लोकेश, करना है तो सीधा करो, वीरेंद्र गरजा। उसकी आवाज डायनासोर जैसी थी। बाकी ड्रैगन वैली के लोग भी गुस्से से कांप उठे। शिवम की आंखों में हत्यारा इरादा और भी ठंडा हो गया। लोकेश ने जानबूझकर तुरंत नहीं मारा, वो उसे यातना देकर ड्रैगन वैली और शिवम से बदला ले रहा था। हाँ, इसका दोष शिवम पर है, क्योंकि वह जानता नहीं कि कहाँ अटकना है। लोकेश हंसा और उसने जोर से कदम पटका। ड्रैगन सोल्जर का शरीर फट गया। खून की बौछार उड़ते हुए लोकेश ने तृप्त नजर से शिवम को घूरा और हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ कि ड्रैगन वैली के 15 लोग दूसरे राउंड में आए, सबको एक एक कर मार दूंगा। लोकेश, जब तेरा सामना मुझसे होगा हार मान लेना, वरना तेरा हाल बेहद बुरा होगा। शिवम की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लोकेश, वो उसे जरूर मारेगा। मुझे मारना चाहता है, मैं इंतजार कर रहा हूं। लोकेश ने ठंडी मुस्कान दी और मंच से कूद गया। पहला मुकाबला इस तरह खत्म हुआ। भाइयों बहनों, अगर तुमसे कहीं ऊंची साधना वाला मिले तो सीधा हार मान लेना, बेवजह किस्मत पर भरोसा मत करना। वीरेंद्र ने बाकी ड्रैगन वैली के शिष्यों को चेताया। सबने सिर हिलाकर सहमति दी, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा था। ऐसे में मुकाबला करना मौत को बुलाना था। दूसरा मुकाबला वीरेंद्र बनाम बलू राधे ने अगला नाम निकाला। दूसरा मुकाबला, अब मेरी बारी है। वीरेंद्र उठकर मंच पर गया। टेम्पल ऑफ हेवन की तरफ से एक युवक खड़ा हुआ, चेहरा बदसूरत हो गया। पहले ही मुकाबले में उसे शीर्ष 10 दुष्टों में से एक मिला था। भाई हार मान लो, टेम्पल ऑफ हेवन के शिष्य बोले। बालू मंच पर चढ़ा और जैसे ही राधे ने मुकाबला शुरू करने की घोषणा की, उसने तुरंत हार मान ली। हार मानना यानी कि सीधा बाहर होना, आगे वो कोई मुकाबला नहीं लड़ सकता था। इस तरह 80 में से अब 78 लोग रह गए। सिद्धांततः हर किसी को 80 मुकाबले लड़ने पड़ते, लेकिन असल में इतना नहीं होता, क्योंकि मुकाबलों के दौरान बहुत लोग हार मान लेते हैं या मारे जाते हैं। धीरे धीरे प्रतिभागियों की संख्या घटती जाती है। बालू ने हार मान ली। वीरेंद्र को 1 अंक मिला और वह स्टैंड्स पर लौट आया। इसके बाद राधे ने चिट्ठियां निकालनी जारी रखी और मुकाबले चलते रहे। तीसरे मुकाबले में दोनों जीनियस की साधना करीब करीब समान थी। एक आधासन दूसरे स्तर पर, दूसरा आधासन पहले स्तर पर। असल में जो भी दूसरे राउंड तक पहुंचे थे, उनमें से सबसे कमजोर भी लगभग आधासन की पहली अवस्था में थे। उनमें से अधिकांश उच्च आत्मा, हाई लेवल स्पिरिट थे और कुछ मध्यम स्तर के आत्मा भी मौजूद थे। ये सब कॉन्टिनेंट के शीर्ष 10 दुष्टों में गिने जाते थे, हर एक बेहद शक्तिशाली। इस तीसरे मुकाबले में आधासन पहले चरण वाला युवक सेक्ट रश करता रहा और अंततः थोड़ा मूल्य चुकाकर मंच से बाहर निकल गया। कम से कम वह आगे के मुकाबलों में बना रहा। जल्द ही 30 से अधिक मुकाबले हो चुके थे। कुछ ने हार मान ली, कुछ मारे गए। जिसे भी शीर्ष 10 दुष्टों, टॉप 10 इवल डूअर्स में से कोई मिला, उन्होंने सीधे हार मान ली। फर्क बहुत ज्यादा था, सिर्फ किस्मत को कोस सकते थे। ड्रैगन वैली के भी कुछ शिष्यों ने हार मान ली, लेकिन अभय और रूपाली की किस्मत अच्छी रही। उन्हें अपने ही स्तर के प्रतिद्वंदी मिले। अपने स्तर पर वे दोनों बेहद मजबूत थे। नतीजा ये रहा कि दोनों ने अपने अपने विरोधियों को हराया और एक एक अंक हासिल किया। शिवम की दिलचस्पी खासकर लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के माधव में थी। यह वही था जिससे वो होली एम्परर की गुप्त दुनिया में भिड़ चुका था। अब वो आधासंत के दूसरे चरण तक पहुंच चुका था और उसका आत्मा शरीर उच्च आत्मा में विकसित हो गया था। 15 साल तक उसने स्वॉर्ड सोल को पाला पोसा और अब स्वॉर्ड स्पिरिट ने आत्मा को वापस पोषण देकर उसे विकसित कर दिया। ये साधना का वाकई भयानक तरीका है। शिवम ने मन ही मन आह भरी। हालांकि वह सैकड़ों कबीलों के युद्धभूमि पर साधना में छलांगे लगाता रहा, पर माधव की गति उससे कम नहीं थी। वह सचमुच अद्भुत था और उसकी युद्ध शक्ति भी बेहद गहरी और रहस्यमयी थी। साबित हुआ जब पॉइजन सेक्ट का आधासंत पहले चरण वाला शिष्य भागने की कोशिश कर रहा था, तभी तलवार की एक चमक में वह सीधे मारा गया। ये शख्स बेहद ताकतवर है, यहाँ तक कि वीरेंद्र भी गंभीर होकर बोला। इसी बीच राधे की आवाज गूंजी, शिवम देवू।
शिवम उठ खड़ा हुआ मंच पर उतरा। उसका प्रतिद्वंदी था डेमन कैसल का युवा डेवू, आधासंत की पहली अवस्था वाला। गर्जन डेवू ने दहाड़ लगाई और शरीर बदलकर एक विशाल दानव बाघ, मॉन्स्टर टाइगर बन गया। उसकी आंखों में तीखापन झलक रहा था। शिवम, तुम्हारी युद्ध शक्ति भले ही अच्छी हो, पर मैं तुमसे डरने वाला नहीं, लड़ो। असल में शिवम ने पहले ही ट्रेजर पवेलियन के बाहर आधासंत दूसरे चरण के कई लोगों को मार डाला था, लेकिन उनकी आत्मा का स्तर ऊंचा नहीं था, जबकि डेवू एक उच्च आत्मा, सुपीरियर स्पिरिट था। जैसे ही निर्णायक ने शुरुआत का संकेत दिया, डेवू दहाड़ता हुआ झपटा। उसके पंजे तलवार की धार जैसे सीधे शिवम को पकड़ने आए, लेकिन शिवम और भी तेज था। उसकी परछाई चमकी और अगले ही पल वह देवू के सामने था। उसका मुक्का सीधा देवू की ठोड़ी पर पड़ा। देवू का विशाल शरीर पीछे जा गिरा। मंच पर कई बार लुढ़कने के बाद ही उठ सका। उठते ही उसका हौसला टूट चुका था। उसने मुकाबला छोड़ दिया और मंच से भाग निकला। शिवम खड़ा रह गया, उसने पीछा नहीं किया। असल में डेमन कैसल और ड्रैगन वैली के संबंध ठीक ठाक थे। शिवम को उसे मारने की जरूरत नहीं थी। साथ ही शिवम अब अपनी असली शक्ति भी पूरी तरह दिखाना नहीं चाहता था। अगर अभी बहुत ज्यादा ताकत दिखा देता तो आगे हेवन सेक्ट वाले उससे भिड़ने से पहले ही हार मान लेते। इसलिए उसने केवल साधारण ताकत दिखाकर मुकाबला खत्म किया। लगता है शिवम की ताकत बस औसत है, बस उसकी गति तेज है। हमला इतना मजबूत नहीं था। एक मुक्के से उसने देवू को बस घायल किया, मारा नहीं। हाँ, ये सामान्य है। दानव जाति की रक्षा पहले से ही मजबूत होती है और शिवम की साधना भी उससे ऊंची नहीं। भीड़ में चर्चा होने लगी। शिवम मुस्कुराया और मंच से उतरकर एक अंक लेकर स्टैंड्स पर लौट आया। मुकाबले चलते रहे। जल्द ही 80 लोग, 40 मुकाबले, सब खत्म हो गए। अब केवल 60 लोग बचे थे। बाकी 20 या तो मारे गए या सीधे हार मान ली। असल में इस बार कॉन्टिनेंट के शीर्ष 10 दुष्टों में से 9 ने भाग लिया था, क्योंकि 10वां पहले ही 3 प्रमुख संप्रदायों के बाहर होने पर बाहर हो चुका था। इन 9 को देखते ही बाकी सब हार मान लेते थे। नतीजा, एक ही राउंड में सिर्फ 60 लोग बचे। इस राउंड में ड्रैगन वैली का एक शिष्य मारा गया, 3 हार गए और 11 बचे। उन 11 में से 8 ने जीत दर्ज की और 8 अंक जुटाए। ये 8 अंक उन्हें अभी तक के 10 संप्रदायों में पहले स्थान पर ले आए। दूसरे स्थान पर था हेवन सेक्ट सिर्फ 6 अंकों के साथ। बस अभी आगे हो, थोड़ी देर में तुम्हारे सारे अंकदारों को मार दूंगा, फिर देखना कहाँ रहते हो, लोकेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा। इसके बाद राधे ने बचे हुए 60 लोगों के नाम फिर से डिब्बे में डाले और अगली चिट्ठी निकाली। शिवम, सोनू, भीड़ हिल गई। शिवम हंसते हुए मंच पर उतरा। साथ ही हेवन सेक्ट का युवा सोनू भी मंच पर कूदा। आखिरकार हेवन सेक्ट का शिष्य मिला। शिवम की आंखों में ठंडी धार चमकी। क्या तुम हार मान लोगे? शिवम ने पूछा। मैं तुमसे क्यों हार मानूं, क्या तुम मुझे मार सकते हो? सोनू ने व्यंग्य किया। शिवम बस मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। मुकाबला शुरू, राधे ने घोषणा की। घोषणा होते ही सोनू सीधा मंच के किनारे की ओर भागा। उसने सोचा, शिवम उसका प्रतिद्वंदी नहीं है, बस मंच से कूदकर वो अंक बचा लेगा। उसने पहले ही एक अंक जुटा लिया था और उसे और खोना नहीं था। लेकिन तभी शिवम की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी परछाई चमकी। एक ही पल में वो सोनू के सामने पहुंच गया। उसके हाथ में ब्लैक ड्रैगन गन प्रकट हुआ, जो अचानक विशाल होकर सीधा सोनू पर झूल गया। सोनू चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि शिवम इतना तेज होगा। उसके हाथ में दूधिया सफेद युद्ध तलवार प्रकट हुई। यह एक आर्टिफैक्ट थी। उसने तलवार से सीधा वार किया। छन तलवार और ब्लैक ड्रैगन गन टकराए। सोनू पीछे की ओर 10 मीटर फिसल गया और शिवम भी हल्का सा हिला। शिवम, तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है, आओ लड़ो। सोनू को लगा कि उसने बस पीछे हटाया, जबकि शिवम भी हिला। उसका आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। शिवम हल्की मुस्कान के साथ भाले को घुमाने लगा और लड़ाई करने लगा। असल में ये सब शिवम की चाल थी। वह जानबूझकर साधारण ताकत दिखा रहा था। अगर वह तुरंत पूरी ताकत दिखा देता और सोनू को मार डालता तो आगे हेवन सेक्ट के बाकी शिष्य उससे भिड़ने से पहले ही हार मान लेते। उसे और शिकार चाहिए था, इसलिए उसने कई चालें चली और अंत में एक भाले की सीधी चोट से सोनू के दांतन को भेद दिया, सीधे मार डाला। हेवन सेक्ट का जीनियस, बस इतना ही। शिवम ने भाला उठाए हुए ठंडी मुस्कान दी और सीधा लोकेश की ओर उकसाने वाली नजरों से देखा। डैम, लोकेश का चेहरा गंभीर हो गया। ये तो डिवाइन सोन है, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं।
भाई ने अच्छा मारा। शिवम जब मंच से लौटकर स्टैंड पर आया तो अभय हंस पड़ा। इसके बाद प्रतियोगिता जारी रही। पहले राउंड की तुलना में यह मुकाबला कहीं अधिक तीव्र था। बहुत से लोगों ने अंक अर्जित कर लिए थे। स्वाभाविक था कि वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। केवल तब हार मानते जब उनका सामना 10 बड़े दुष्टों से हो जाता, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा था। एक के बाद एक। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब 10 बड़े दुष्टों में से कोई मंच पर आता तो प्रतिद्वंद्वी खुद ही हार मान लेता। इस राउंड में रूपाली का भाग्य खराब था। उसका सामना 10 बड़े दुष्टों में से एक वसीम से हुआ और वह मजबूर होकर हार मान गई। अभय की किस्मत अच्छी रही। उसका सामना समान स्तर के एक व्यक्ति से हुआ जिसे हराकर उसने 2 अंक हासिल कर लिए। दूसरे राउंड की 30 प्रतियोगिताएं पूरी होने पर 16 लोग बाहर हो गए और केवल 44 लोग ही आगे बढ़े। ड्रैगन वैली के अब भी 7 लोग बचे थे और वे अंकों में पहले स्थान पर थे। इसके बाद तीसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार शिवम की किस्मत अच्छी थी या बुरी पता नहीं। उसका सामना आधा संत पहले चरण के व्यक्ति से हुआ। उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ वह मंच के किनारे की ओर भागा। शिवम ने पीछा नहीं किया और उसे मंच से बाहर कूद जाने दिया। इस तरह शिवम ने आसानी से 3 अंक अर्जित कर लिए। वीरेंद्र ने भी स्वाभाविक रूप से जीत हासिल की और 3 अंक पाए। लेकिन अभय की किस्मत इस राउंड में खत्म हो गई। उसका सामना भी 10 बड़े दुष्टों में से एक महेश से हुआ। अभय ने तुरंत हार मान ली, जिस पर महेश ने उपहास किया। अभय ने पहले भी महेश का कई बार मजाक उड़ाया था। अगर वह हार मानने से इनकार करता तो महेश निश्चित रूप से उसे मार डालता। तीसरे राउंड के बाद केवल 30 लोग बचे। आगे चलते हुए संख्या और भी घटती गई। प्रारंभ में 80 लोग थे। सिद्धांत रूप में हर किसी को 80 मुकाबले करने थे, लेकिन असल में इतनी जरूरत नहीं थी। चौथे राउंड में केवल 30 लोगों ने भाग लिया। ये सभी लोग साधना में बेहद मजबूत थे। इस समय तक आधा संत पहले चरण के सभी लोग बाहर हो गए थे। अब केवल दूसरे चरण वाले ही बचे थे। बेशक किसी ने भी शिवम की सटीक साधना को नहीं पहचाना, क्योंकि वह लगातार भ्रम से ढक रहा था। राधे ने फिर से लॉटरी निकाली। ये राउंड निस्संदेह और भी उग्र था। कई लोग बराबर की शक्ति वाले थे, इसलिए आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। लड़ाई बेहद भीषण थी। संयोग से इस राउंड में भी 10 बड़े दुष्टों का आपस में सामना नहीं हुआ। उन्होंने अलग अलग अपने विरोधियों को हरा दिया। शिवम का सामना दूसरे चरण के एक साधक से हुआ। वह हार मानने वाला नहीं था। दोनों में दर्जनों चालें चली। अंत में शिवम ने उसे मंच से बाहर कर दिया। जब ये राउंड समाप्त हुआ तो 26 लोग बचे। ड्रैगन वैली अब भी अंकों में आगे था। शिवम ज्यादा देर तक घमंड नहीं कर पाएगा। स्काई सेक्ट का कोई व्यक्ति असंतोष से बोला। फिर 5वां राउंड, 6वां राउंड। धीरे धीरे संख्या घटती गई। 8वें राउंड के बाद केवल 18 लोग बचे। शिवम की किस्मत चमत्कारी रही। उसका सामना कभी भी 10 बड़े दुष्टों से नहीं हुआ। वह लगातार जीतता गया और 8 अंक ले आया। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि 10 बड़े दुष्टों का आपस में भी टकराव नहीं हुआ। अब 9वां राउंड शुरू हुआ। वसीम राधे की आवाज गूंजी और बहुत से लोग चौंक उठे। आखिरकार 10 बड़े दुष्टों का टकराव होने जा रहा था। यही तो सबका इंतजार था। अब केवल 18 लोग बचे थे, जिनमें से 9-10 बड़े दुष्ट थे। अब से कॉन्फ्रेंस का सचमुच रोमांचक हिस्सा शुरू हुआ। पहले तक 10 बड़े दुष्टों ने बाकी सभी को हरा दिया था और सबके 8 अंक थे। लेकिन अब से कुछ के अंक बढ़ना रुक जाएंगे और कुछ के बढ़ते रहेंगे। 10 महान द्वारों के कुल अंक भी अलग अलग होने लगेंगे। वसीम और महेश मंच पर चढ़े और एक दूसरे को घूरा। महेश, 3 साल पहले तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, इस बार भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, वसीम ने कहा और उसका शरीर तलवार ऊर्जा से भर गया। वसीम स्वर्ग फॉरेस्ट का अनुपम दुष्ट, जिसकी युद्ध शक्ति अत्यंत प्रबल थी और तलवार कला बेजोड़। 3 साल पहले जब लोकेश नहीं उभरा था तब वसीम 10 बड़े दुष्टों में दूसरे स्थान पर था और डिवाइन सोन से भी टकराया था। दुर्भाग्य से वह डिवाइन सोन और लोकेश दोनों से हार गया था। लड़ाई के बिना कैसे पता चलेगा, इस बार मैं तुम्हें हराऊंगा, महेश ने कहा और उसकी शैतानी आत्मा पूरे आकाश में फैल गई, मानो कोई दानव देव प्रकट हो गया हो। जैसे ही रेफरी ने शुरुआत की घोषणा की, दोनों एक साथ हरकत में आए। जिएंडांग फॉर 9 डेज, मैजिक वर्ल्ड। दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वी थे। जैसे ही भिड़े पूरी ताकत झोंक दी, कोई झिझक नहीं।
उग्र टक्कर में नियमों की शक्ति मंच पर भर गई और टकराहट से गूंजते धमाके होते रहे। चारों ओर सभी लोग ध्यान से देख रहे थे, कई लोग हैरान और स्तब्ध थे। लेकिन शिवम ने कुछ देर देखा और फिर अरुचि से नजरें हटा लीं। ऐसी शक्ति उसने हंड्रेड्स ऑफ पीपल की लड़ाइयों में बहुत देखी थी, उसमें अब रुचि नहीं रही। महेश और वसीम ने सैकड़ों चालें चली, अंततः वसीम हावी रहा, महेश को हराकर आगे बढ़ गया। बेशक हारने पर भी महेश बाहर नहीं हुआ, वह ठिठक स्टैंड पर लौट गया और आगे की परीक्षा में भाग लेता रहा। फिर 2 और मुकाबलों के बाद एक और भारी टक्कर हुई, ये भी 10 बड़े दुष्टों के बीच था। वीरेंद्र बनाम किंग्स पैलेस का दानव सिद्धू। ये लड़ाई बेहद कड़ी थी, दोनों ने सैकड़ों चालें चली, अंत में थोड़े अंतर से वीरेंद्र विजयी हुआ। शिवम हैरिस, राधे की आवाज आई, हैरिसन स्काई सेक्ट का व्यक्ति। शिवम तुरंत सतर्क हो गया, मंच पर कदम रखकर सामने आया। आखिरकार उसका सामना एक सच्चे जीनियस से हुआ। हैरिस भी मंच पर आया और शिवम के सामने खड़ा हो गया। शिवम, लगता है ब्रदर ओशहन को हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरी ही हथेली से मरोगे। हैरिसन की आंखें ठंडी थीं, उसका पूरा शरीर धातु जैसी चमक से भरा था, उसकी सांसें बेहद शक्तिशाली थीं। हैरिसन की युद्ध शक्ति बेहद प्रबल थी, वह भी उच्च स्तरीय आत्मा शरीर वाला था। उसकी साधना आधा संत के 3रे चरण तक पहुंच चुकी थी, कानून टैंक स्तर तक। कॉन्टिनेंट में वो 10 बड़े दुष्टों के बाद ही गिना जाता था। असल में शेष 18 लोगों में से 9 तो दुष्ट ही थे और बाकी 9 वे थे जो 10 दुष्टों से ठीक नीचे थे। हर कोई बेहद अहंकारी था और 10 बड़े दुष्टों की जगह पाने की कोशिश में था। इतनी बकवास, शिवम ने हल्के स्वर में कहा, मारो। जैसे ही रेफरी ने शुरुआत की घोषणा की, हैरिसन गरज उठा और शिवम की ओर झपटा। उसके शरीर की धातु जैसी चमक और तेज हो गई, मानो वो स्वयं धातु का बना हो। उसने स्काई सेक्ट की मूल विद्या होली लाइट का अभ्यास नहीं किया था क्योंकि उसकी आत्मा उससे मेल नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति भयानक थी। धड़ाम, शिवम ने एक घूंसा चलाया जो हैरिस से टकराया। टन मानो 2 लोहे की सलाखें टकराई हों। हैरिस का शरीर कांप गया और वह कई कदम पीछे हट गया। बेशक शिवम भी कुछ कदम पीछे हटा। हाँ, एक मुक्का खा और फिर हैरिसन गर्जा आगे बढ़ा, उसका शरीर मानो धातु का पहाड़ हो और वह जोर से शिवम की ओर लपका। शिवम ने अपना सच्चा रुपये रेड ग्लव्स में उड़ेल दिया और हैरिसन से भिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर पलटवार किए, पलक झपकते ही दर्जनों चालें चल गईं। ये शिवम इतनी प्रबल युद्ध शक्ति हैरिस से टक्कर ले रहा है। अद्भुत, क्या अब तक शिवम ने पूरी ताकत लगाई ही नहीं थी। देखो, अब शिवम की सांसें पूरी तरह उजागर हो रही हैं। यह आधासंत का दूसरा चरण है। सच में आधासंत का दूसरा चरण, और इतनी प्रबल शक्ति कमाल है। चारों ओर कई लोग आश्चर्यचकित हो उठे। पहले जब शिवम ने आधासंत के दूसरे चरण वाले जीनियस को हराया था तो किसी को खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने दर्जनों चालों के बाद जीत हासिल की थी। लेकिन अब वह हैरिसन से सीधे टक्कर ले रहा था जिससे सभी दंग रह गए। धड़ाम धड़ाम, पल भर में दोनों ने फिर से दर्जनों चालें चलीं। डैम, हैरिसन मन ही मन गरजा। वह शिवम को काबू नहीं कर पा रहा था, उसका दिल बेचैन होने लगा। अब ठीक है, शिवम ने मन ही मन सोचा, फिर दोनों हाथों से मोहरें बनाई। अचानक 6 सील दरवाजे प्रकट हुए और हैरिसन को जकड़ लिया। हैरिसन की चाल अचानक सुस्त हो गई। बुरा हुआ, हैरिसन चौंक उठा। मारो, शिवम ने ब्लैक ड्रैगन गुण निकाला और सीधा हैरिस के डांटियन की ओर धकेला। धड़ाम, काला ड्रैगन भाला हैरिसन के डैंशन में जा धंसा। हैरिसन ने अनिच्छा भरी दहाड़ लगाई और वहीं मर गया। हैरिसन मर गया। कई लोग चौंक उठे। बेहतरीन सीलिंग तकनीक, शिवम सीलिंग कला में माहिर है। वह पहले से छुपा रहा, जानबूझकर हैरिसन से लंबी लड़ाई की और फिर अचानक बुक ऑफ सील का प्रयोग कर हैरिसन को रोक दिया। हैरिसन संभल ही नहीं पाया और एक ही वार में मारा गया। सच है, ये शिवम की चाल थी। हैरिस बहुत लापरवाह था। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हैरिसन अपनी ही असावधानी से मरा। लू मिंग स्टैंड पर लोकेश की निगाहें बेहद ठंडी थीं, जैसे बर्फीली धार। शिवम ने हैरिसन को मार डाला, इससे स्काई सेक्ट की स्थिति कुछ कमजोर हो गई। हैरिसन के मरते ही उसके अंक साफ हो गए, जो स्काई सेक्ट के कुल अंकों के लिए बहुत हानिकारक था। असल में शेष 18 लोगों में स्काई सेक्ट की स्थिति बेहद लाभकारी थी।
क्योंकि 18 में से 3 उनके थे, लोकेश, हैरिसन और एक और जीनियस। और हैरिसन जैसा जीनियस तो 10 बड़े दुष्टों के सामने भी आसानी से नहीं मारा जाता। अगर वह मंच से नीचे कूदना चाहता तो 10 बड़े दुष्ट भी उसे रोककर मार नहीं सकते थे। इस तरह स्काई सेक्ट के अंक जल्द ही ड्रैगन वैली से आगे निकल जाते। उस समय अगर वे शिवम को मार भी न पाए, केवल पहला स्थान पा लें, तो अतिरिक्त पुरस्कार पक्का था। पर किसे पता था कि हैरिसन असावधानी से शिवम के हाथों मारा जाएगा। अब स्काई सेक्ट की स्थिति थोड़ी असमंजस भरी हो गई। शिवम अवश्य मरना चाहिए, लोकेश ने मन में ठान लिया। लोकेश, अगला तेरा नंबर है, मैं तुझे हैरिसन के पास भेजूंगा। शिवम ने अपना खूनी भाला निकाला, लोकेश की ओर ताना और वापस स्टैंड पर चला गया। इसके बाद मुकाबला जारी रहा। अगले खेल में सबकी दिलचस्पी और बढ़ गई। माधव बनाम एक दुष्ट। माधव, जिसने पहले अद्भुत युद्ध शक्ति दिखाई थी, उसके पास स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ थी जिसे कोई रोक नहीं सका था। वह आधासंत के दूसरे चरण के साथ आया था। यह बहुत ही चौंकाने वाला था। अब जब उसका सामना 10 बड़े दुष्टों में से एक से हुआ तो सबकी नजरें टिक गईं। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, लोग स्तब्ध रह गए। उसकी तलवार प्रभा ने विरोधी को पूरी तरह दबा लिया। कुछ ही दर्जन चालों में दुष्ट संकट में पड़ गया, लगभग तलवार से सील हो गया था। अंत में घायल अवस्था में किसी तरह मंच से नीचे कूदकर जान बचाए। दर्शक अवाक रह गए, विश्वास करना मुश्किल था। आधासंत के दूसरे चरण में रहते हुए उसने 10 बड़े दुष्टों में से एक को हरा दिया। उसकी युद्ध शक्ति सचमुच चमत्कारी थी। बहुत शक्तिशाली, मैं इसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, वीरेंद्र ने कड़वाहट से कहा। अन्य दुष्ट भी गंभीर नजर से माधव की ओर देखने लगे। स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऐसा व्यक्ति कहां से आ गया? दर्शकों में लोकेश का चेहरा सबसे ज्यादा बदरंग हो गया। माधव अब इतना ताकतवर था और अगर उसने लॉर्ड इंपीरियल तोड़ लिया तो लोकेश का कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं रहेगा। भविष्य में कॉन्टिनेंट का पहला दुष्ट वह बन जाएगा। नहीं, मौका देखकर इस माधव को खत्म करना ही होगा। लोकेश की आंखों में ठंडी चमक झलकी। वह कॉन्टिनेंट का पहला दुष्ट का ताज किसी और को नहीं देने वाला था। माधव की तलवार क्ला तेज और धीमी, अप्रत्याशित। क्या यह वही लेजेंडरी लॉ ऑफ स्पीड है? शिवम की आंखों में विचार की चमक उभरी। शिवम ने पहले फिनिक्स की कुछ स्मृति खंड पाए थे। उसकी जानकारी स्वाभाविक रूप से दूसरों से कहीं ऊपर थी। उसे लगा कि माधव ने शायद लॉ ऑफ स्पीड को समझ लिया है। दुनिया में 10 सबसे प्रबल कानून होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उन 10 के नीचे भी कुछ ऐसे कानून हैं जो सामान्य से कहीं अधिक भयानक हैं। लॉ ऑफ स्पीड ऐसा ही है, जो 10 सर्वोच्च कानूनों के बाद का स्तर है। माधव के बाद लोकेश की बारी आई। उसका सामना भी 10 दुष्टों से नीचे वाले जीनियस से हुआ, लेकिन लोकेश के सामने वह पूरी तरह असहाय रहा। लोकेश ने उसे बुरी तरह दबाया और वह मंच से भाग भी नहीं पाया। अंततः लोकेश ने उसे मार डाला। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर ठंडी नजर से शिवम को देखने लगा, पूरी चुनौती के साथ। शिवम हल्के से मुस्कुराया और अनदेखा कर दिया। ब्रदर शिवम, लोकेश की युद्ध शक्ति 3 साल पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो हार मान लेना ही बेहतर होगा। वीरेंद्र ने आह भरी। लोकेश की शक्ति सचमुच डरावनी थी। यहाँ तक कि वीरेंद्र भी उसके सामने केवल अपनी जान बचा सकता था, जीतने का कोई मौका नहीं। मेरे मास्टर कभी नहीं हार सकते, वो लोकेश हो या कोई और, सब मेरे मास्टर के हाथों पिटेंगे। नम्रता नाराज हो गई, मुंह फुलाकर शिवम की ओर देखने लगी। नम्रता की नज़र में शिवम सबसे ताकतवर था, वह किसी से हार ही नहीं सकता था। हाँ, तुम्हारा मास्टर सबसे शक्तिशाली है, वीरेंद्र ने कड़वी मुस्कान दी। हूँ जरूर, छोटी लड़की खिलखिलाकर हंसी। ये लड़की? शिवम ने स्नेह से नम्रता के छोटे सिर पर हाथ फेरा। आगे की प्रतियोगिता में हर खेल बेहद भीषण था, क्योंकि अब केवल कॉन्टिनेंट के शीर्ष जीनियस ही बचे थे। स्वाभाविक है कि कोई हार मानने वाला नहीं था। राउंड खत्म होने पर केवल 16 लोग बचे। ड्रैगन वैली अब भी अंकों में आगे था। नया राउंड शुरू हुआ। पहला मुकाबला वीरेंद्र और वॉर किंग का हुआ। अब यहाँ लॉटरी नहीं होती, क्योंकि कई लोग पहले ही आपस में लड़ चुके थे। अगर फिर से लॉटरी की जाती तो दोबारा लड़ना पड़ता, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब सब अपने हिसाब से क्रम तय कर रहे थे। वीरेंद्र ने पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वसीम से हार गया। शिवम, लोकेश, राधे की आवाज गूंजी। शिवम, लोकेश,
जैसे ही ये दो नाम गूंजे बहुत से लोगों की आंखें चमक उठीं। आखिरकार शिवम का सामना लोकेश से हो गया। कई लोग सोचने लगे कि क्या शिवम सीधा हार मान लेगा। आखिर अगर उसने हार नहीं मानी तो लोकेश उसे कतई नहीं छोड़ेगा। आखिरकार आ ही गया, मैंने सोचा था थोड़ा और देर लगेगी। अच्छा, लोकेश को निपटाने के बाद अब ताक छुपाने की जरूरत नहीं। शिवम हल्के से मुस्कुराया। अब तक उसने अपनी असली ताक छुपा रखी थी, बस लोकेश का इंतजार करने के लिए। वरना ये तथाकथित जीनियस उसके एक मुक्के के सामने टिकते ही नहीं। ड्रैगन लॉर्ड के आज 3 पार्ट आएंगे, बाकी 2 अभी अपलोड कर रहा हूँ, बाकी 1 घंटे का शाम तक आ जाएगा।